गुड मॉर्निंग क्लास। चलिए, लास्ट क्लास में हमने मेजर दो टॉपिक डिस्कस किए थे। एक था हमारा अब आपका अलग अलग तरीके के बहुमत कौन कौन से होते हैं, और उसके बाद हम डिस्कस कर रहे थे कि सरकार किस तरीके से फॉर्म होती है, किसको हम सरकार कहते हैं एक्चुअली में। तो ये हमारा डिस्कशन कंप्लीट नहीं हुआ था। हमारा एक्चुअली में डिस्कशन शुरू हुआ था अविश्वास प्रस्ताव से। अविश्वास प्रस्ताव क्या होता है, यहाँ से हमारी गाड़ी शुरू हुई थी और हम यहाँ से पहुँचते पहुँचते सरकार किस तरीके से फॉर्म होता है यहाँ तक पहुँच गए थे। ठीक, अब यहाँ से थोड़ा सा वापस से ये देखिएगा कि जहाँ जहाँ पे आपको डाउट हो, एक्चुअली में इंडिया में गवर्नमेंट किस तरीके से फॉर्म होती है और किसको हम असल में सरकार कहते हैं। देखिए, सबसे पहले हमने एक शब्द सुना है भारत में, संसद। ठीक है, संसद किससे होकर के बनती है? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। प्रेसिडेंट के बारे में हम एक पूरा टॉपिक पढ़ने वाले हैं, तो फिलहाल इसको छोड़ देते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं लोकसभा और राज्यसभा की। तो लोकसभा में किन लोगों को शामिल किया जाता है? दोनों ही जगहों पे जो मेंबर्स पोस्टेड होते हैं, जो अपनी सीट ग्रहण करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? सांसद। संसद में काम करने वाले लोगों को हम क्या कहते हैं? सांसद या एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, चाहे वो लोकसभा के हो या चाहे राज्यसभा के हो। लोकसभा के मेंबर्स को कहां से चुन करके भेजते हैं? जाहिर है सभी को राज्यों से चुन करके भेजा जाता है। अलग अलग राज्यों में नंबर ऑफ लोकसभा सीट और राज्यसभा सीट अलग अलग होती हैं, तो दोनों को ही राज्यों से चुन करके भेजा जाता है। यहां पे कौन यहां पे इलेक्शन में पार्टिसिपेट करता है? लोकसभा इलेक्शन में आम जनता, आप और हम। यहाँ पे जो भी 18 वर्ष से ऊपर के हैं, जिनका नाम मतदाता सूची में दर्ज है, वो यहाँ पे क्या करेंगे? वोटिंग में पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक है, और यहाँ से कुछ लोकसभा मेंबर्स चुन करके जाएंगे। हर एक राज्य में जितनी सीट्स हैं उतने लोकसभा मेंबर्स वहाँ पे चुन करके जाएंगे। राज्यसभा में सदस्यों का चुनाव किस तरीके से होता है? कौन वोटिंग में पार्टिसिपेट करता है? यहाँ पे विधायक लोग यहाँ पे वोटिंग करेंगे, और ये लोग यहाँ पे राज्यसभा के लिए मेंबर्स चुन करके भेजेंगे हर एक राज्य से। ठीक है, अब ये जो विधायक हैं या यहाँ पे जो हम आम पब्लिक यहाँ पे चुनाव कर रही है, इसको हम क्या कहते हैं? प्रत्यक्ष चुनाव या अप्रत्यक्ष चुनाव? प्रत्यक्ष चुनाव है, डायरेक्ट इलेक्शन है। आम पब्लिक यहाँ पे डायरेक्टली जा करके वोट कर रही है अपने प्रत्याशी के लिए। यहाँ पर राज्यसभा में जो चुनाव होते हैं, इसको हम किस तरीके का चुनाव कहेंगे? अप्रत्यक्ष। हमारी तरफ से हमारे प्रतिनिधि वोटिंग में पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं। ठीक है, अब राज्यसभा मेंबर्स का जो चुनाव है वो अप्रत्यक्ष चुनाव होता है, और यहीं पे हमने एक शब्द पढ़ा था। यहां पर जो चुनाव की प्रक्रिया है, इसको हम किस नाम से जानते हैं? एकल संक्रमणीय मत पद्धति। एकल संक्रमणीय मत पद्धति और अनुपातिक प्रतिनिधित्व। यहाँ पे लोकसभा में प्रत्यक्ष चुनाव और राज्यसभा में अप्रत्यक्ष चुनाव, और इस चुनाव की पूरी प्रक्रिया के लिए दो शब्द यूज होते हैं। एक है एकल संक्रमणीय मत पद्धति और एक है अनुपातिक प्रतिनिधित्व। अनुपातिक प्रतिनिधित्व और एकल संक्रमणीय मत पद्धति, इसको हम थोड़ी देर बाद समझने की कोशिश करेंगे। फिलहाल हम यहाँ पे देखते हैं लोकसभा में। लोकसभा में
हमने किसी अपने पसंदीदा प्रत्याशी के लिए वोट डाला, और सपोज यहाँ पे हमने जो वोट डाले हैं, छत्तीसगढ़ से कितने लोकसभा सीट्स हैं? 11 लोकसभा सीट है, मतलब छत्तीसगढ़ से 11 सांसद चुन करके जाएंगे। ऐसे ही अलग अलग राज्यों से कुछ प्रत्याशी चुन करके जाएंगे, और टोटल भारत में कितने लोकसभा सीट्स हैं? 550 एक्चुअल में सीट्स हैं, जिसमें से 543 सीट पर वर्तमान में चुनाव होते हैं, और बाकी के जो बचे हुए सीट्स हैं उन पे भी चुनाव की प्रक्रिया के बारे में कोई डिस्कशन नहीं है, उसमें क्या करना है कैसे करना है वो सरकार आगे बताएगी। ठीक, तो 543 सीट्स पर इलेक्शन होते हैं। अब यहाँ पे जब हम कल डिस्कस कर रहे थे कि बहुमत कौन कौन से टाइप के होते हैं, तो हमने 2-3 शब्द सुने थे। एक था हमारा पूर्ण बहुमत, एक था हमारा प्रभावी बहुमत, और एक था हमारा सामान्य बहुमत या साधारण बहुमत। ठीक है, अब यहाँ पे जो टोटल नंबर ऑफ सीट्स है 550, इसमें से अगर हमें कभी बहुमत निकालने की नौबत आती है तो किस प्रकार का बहुमत हो जाएगा? ये पूर्ण बहुमत। टोटल नंबर ऑफ सीट्स जितनी एलोकेटेड है हाउस में, उसको हम कहते हैं, उसमें से जो बहुमत निकालेंगे उसको हम कहते हैं पूर्ण बहुमत। और इस टोटल नंबर ऑफ सीट्स में से जितने भी सीट्स वेकेंट हैं या जिसमें प्रत्याशी का चुनाव नहीं हुआ है, मान लीजिए इसमें से 543 सीट्स में जनरल इलेक्शन होते हैं, पर सपोज कुछ साल से यहाँ पे कुछ सीट्स खाली हैं या कुछ सांसदों की मृत्यु हुई है, कुछ ने अपना त्यागपत्र दे दिया है, और मान लीजिए यहाँ पे टोटल केवल और केवल 530 सीट्स हैं जिसमें कि अभी कोई सांसद काम कर रहा है। ऐसी कंडीशन में ये जो नंबर ऑफ सीट्स है 530, इसमें से हम जब बहुमत निकालेंगे इसको हम किस प्रकार का बहुमत कहेंगे? प्रभावी बहुमत। और एक कंडीशन हमने देखा था कि इनमें से भी जितने लोग उस प्रेजेंट डे में, एक दिन जब वोटिंग हो रही थी, उस पर्टिकुलर दिन पे कितने लोग प्रेजेंट हैं और वोटिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। मान लो केवल 520 लोग, यहाँ पे 530 लोग मान लो प्रेजेंट हैं, पर 520 लोग केवल वोटिंग कर रहे हैं। ऐसी कंडीशन में ये किस तरीके का हमारा बहुमत हो जाएगा? साधारण बहुमत या सामान्य बहुमत। ठीक है, तो ये हमने कुछ बहुमत के प्रकार भी देखे थे जो कि 50% +1 वाले कैटेगरी के थे। ठीक, अब यहाँ पे लोकसभा में ये जितने मेंबर्स चुन करके आए हैं, सपोज यहाँ पे 543 मेंबर्स की सीट थी और सभी का यहाँ पे चुनाव हो चुका है। अब लोकसभा के जब चुनाव कंप्लीट हो जाता है तब एक प्रोसेस कंप्लीट किया जाता है, इसको कहते हैं सरकार बनाने की प्रक्रिया। सरकार बनाने का प्रक्रिया। अभी तक जो चुनाव हुए थे इसमें जो मेंबर्स चुन करके आए थे उनके पास सिंपली एक पोस्ट था। वो किस रूप में चुन करके आए थे? सांसद के रूप में चुन करके आए थे। उनके पास एक डेजिग्नेशन था, एक पोस्ट था, कौन सा? सांसद का, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का। ये पोस्ट सभी के लिए कॉमन था, जितने भी 543 सीट्स पर चुनाव हुए थे जिसमें कैंडिडेट चुन करके आए थे, ये पोस्ट, ये डेजिग्नेशन सभी के लिए कॉमन था। सभी को हम एमपी कहेंगे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहेंगे। लेकिन अब यहीं से शुरू होती है सरकार बनाने की प्रक्रिया। ठीक है, सरकार बनाने की प्रक्रिया में क्या होगा? अब ये देखा जाएगा कि किस पार्टी के पास सबसे ज्यादा सीट्स हैं, कौन सी ऐसी पार्टी है जिसके पास सबसे ज्यादा सीट्स है, जो अपना बहुमत साबित कर सकती है। मान लीजिए यहाँ पे बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और बीएसपी, ऐसे बहुत सारी पार्टीज हैं, लगभग 7 के आसपास आपके राष्ट्रीय पार्टी थे। इन सभी ने अपने अपने लेवल पर लोकसभा के चुनाव लड़े हैं और लोकसभा में कुछ सीटें अर्जित की हैं, हासिल की हैं। इसमें से कुछ ऐसे दल हैं जिनके पास सबसे ज़्यादा सीट है। मान लीजिए यहाँ पे बीजेपी के पास 40% सीट्स हैं, जितने भी टोटल नंबर ऑफ सीट्स थे उसमें से 40% इनके पास सीट्स हैं। इनके पास 30% सीट है, यहाँ पे इनके पास 20% सीट है। इनके पास बचे हुए कुछ सीट्स में से सपोज यहाँ पे केवल 15% सीट है और यहाँ पे 5% बचे हुए सीट्स बाकी पार्टियों में बटे हुए हैं। अब इसमें से किसको हम सरकार कहेंगे? किस पार्टी को सरकार कहेंगे? बीजेपी को। कंफर्म है? अभी बीजेपी को सरकार नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि उनके पास भी अभी बहुमत नहीं है। हमने क्या चीज एक डिस्कस किया था कि इंडिविजुअली किसी सांसद का जीतना यहाँ पे 50% वोट का कोटा तय नहीं है। ठीक है, ये कितने वोट पड़ेंगे इस पर डिपेंड नहीं करता है। डिपेंड सिर्फ ये करता है इनके जीतने के लिए कि बाकियों की तुलना में इनको ज़्यादा वोट मिले हुए हों। जैसे कि हमारे किसी एक नहीं नारायणपुर लोकसभा क्षेत्र से या इसके आसपास जो भी एक लोकसभा क्षेत्र है, यहाँ से 4 कैंडिडेट यहाँ पे इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, A, B, C, D।
अब यहाँ पे ए को मान लो 30% वोट मिले हैं, बी को 20%, इनको 15%, इनको भी 20% वोट मिले हैं। अब इन सभी कैंडिडेट में से बाकी बचे हुए 2-4% करके बाकी कैंडिडेट्स में बटे हुए हैं। अब इन सभी में से किसको हम विजित घोषित करेंगे, किसको जीता हुआ कैंडिडेट घोषित करेंगे? ए को। ठीक है, ए को हम यहाँ पे विजयी घोषित करेंगे, जीता हुआ घोषित करेंगे। क्यों? क्योंकि इसके पास बाकियों की तुलना में सबसे ज्यादा वोट है। ठीक है, तो नारायणपुर या इसके आसपास जो भी लोकसभा क्षेत्र आता है, या नारायणपुर जिस लोकसभा क्षेत्र में आता है, इसको यहां से कौन कैंडिडेट जीतेगा? ए कैंडिडेट जीतेगा। ठीक है, तो इनके जीतने के लिए 50% का कोटा फिक्स था क्या? नहीं था। जितने भी वोट पड़े हैं, जितने भी कह सकते हैं कि लीगल वोट पड़े हैं, वैध मत जो पड़े हैं, इसमें से सबसे ज्यादा वोट जिसके पास है वो कैंडिडेट यहाँ पे चुनाव जीत जाएगा। लेकिन जब बात आती है सरकार बनाने की प्रक्रिया की, तो किसी भी पार्टी को हम सरकार बनाने का मौका तभी देंगे जब उनके पास 50% से ज्यादा, 50% से अधिक सांसद मौजूद हैं। किसका 50%? ये जो टोटल मेंबर्स चुन करके आए हैं किसी लोकसभा के चुनाव में, उस समय जिस भी पार्टी के पास 50% से ज्यादा सीट्स हैं, उसको हम क्या कहेंगे? वो पार्टी अब सरकार बना सकती है, ये मानेंगे। पर यहां पे हम देख रहे हैं कि किसी के पास भी 50% से ज्यादा नहीं है। ठीक है, अब यहीं पे शुरुआत होती है आपके गठबंधन की या कोएलिशन गवर्नमेंट फॉर्म करने की। अब ये बीजेपी जो है वो अलग अलग पार्टी को अप्रोच करेगा। अप्रोच किस तरीके से? क्या ये सीधा उस पार्टी में मिलाने के लिए अप्रोच करेगा? नहीं, वो ये अप्रोच करेगा कि आप आइए और हमें समर्थन दीजिए। ठीक है, इसको कहते हैं कोएलिशन गवर्नमेंट। मतलब बीजेपी और आम आदमी पार्टी चाहे तो यहां पे मिलकर के सरकार बना सकती है। जैसे कि महाराष्ट्र में कुछ समय तक बीजेपी और शिवसेना की सरकार थी। ठीक है, तो बीजेपी के पास ज्यादा सीट्स थी, बीजेपी ने शिवसेना को अप्रोच किया होगा और उनके जो सांसद हैं उन्होंने बीजेपी को समर्थन दिया होगा। इस प्रकार यहां पे बीजेपी और आम आदमी पार्टी एक कॉम्बिनेशन लेके चल रहे हैं। बीजेपी और आम आदमी पार्टी यहां पे अगर मिल जाएं, एक साथ सरकार बनाने के लिए सहमत हो जाएं, तो यहां पे इनका 40% सीट और इनका यहां पे 15% सीट, दोनों मिलाकर के कितने हो गए? 55% सीट यहां पे कंप्लीट हो गए। 50% ज्यादा का कोटा यहां पे कंप्लीट हो गया। अब जो सरकार बनेगी इसको हम कहेंगे गठबंधन की सरकार, जिसमें कौन कौन शामिल है? बीजेपी और आम आदमी पार्टी। मान लो यहां पे आम आदमी पार्टी इनको फेवर नहीं करना चाहती है, इनका समर्थन नहीं देना चाहती है, ये किसी और पार्टी के साथ जाकर के सरकार बनाना चाहती है। इनकी जो विचारधारा है और इनकी विचारधारा अलग अलग है, मैच नहीं कर रही है, तो आम आदमी पार्टी यहाँ पे इनको समर्थन नहीं देना चाहती है। अब कोई दूसरी पार्टी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी एक दूसरे से मुलाकात करेंगे और कोशिश करेंगे कि मिल करके एक पार्टी का चुनाव का अपना सरकार बनाने की प्रक्रिया पूरी करें। तो कांग्रेस का 30% सीट, इनका 15% सीट, कितना हुआ यहाँ पे? 45% सीट। मान लीजिए इतने से भी इनका कोटा पूरा नहीं हो रहा है 50% वाला, ये किसी दूसरी पार्टी को भी अप्रोच कर सकते हैं। ठीक है, तो इनके पास इनकी 5 सीटें और आ गई, 5% सीट और आ गई। अब कितना हुआ यहाँ पे? 50% सीट। लेकिन 50% से ज्यादा का कोटा भी पूरा नहीं हुआ है। ये किसी और पार्टी का कोई एकाध सांसद भी अगर इनको फेवर कर दे, ऐसी कंडीशन में अब इनके पास जैसे ही 50% से ज्यादा का कोटा कंप्लीट होगा, वैसे ही हम एक नई सरकार का गठन होते देखेंगे। ठीक है, वापस से एक नई गठबंधन की सरकार बनेगी, जिसमें कि कांग्रेस है, आम आदमी पार्टी है, बहुजन समाजवादी पार्टी है और कुछ और छोटी मोटी पार्टियां हैं। इन सभी के समर्थन से, आपसी गठबंधन से क्या होगा? एक नई सरकार बन सकती है यहाँ पे। ठीक है, वर्तमान में अगर हम देखें तो बीजेपी के पास 50% से ज्यादा का कोटा कंप्लीट कर चुके थे 2019 का जो इलेक्शन हुआ था उसमें, इसीलिए बीजेपी जो है पूर्ण बहुमत के साथ इन्होंने अपना सरकार बनाया था। तो पूरी बात का कंक्लूजन क्या है? किसी इंडिविजुअल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को जीतने के लिए कितने वोट चाहिए? बहुमत किस लेवल पे बहुमत चाहिए? बाकियों की तुलना में ज्यादा वोट प्राप्त किया हो। लेकिन सरकार बनाने के लिए जब हम बात करते हैं, भारत में वर्तमान सरकार मोदी जी की सरकार है या फिर गांधी परिवार की सरकार है, उस समय जो जिस सरकार की हम बात करते हैं, वो सरकार गठित करने के लिए कितना वोट चाहिए, कितना % सीट चाहिए होता है? 50% से ज्यादा सीट चाहिए होता है। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। अब यहां पे सरकार तो बन गई, पर सरकार में काम करने के लिए अब हमें चाहिए कुछ मंत्री। ठीक है, सरकार में काम करने के लिए भाई इतना बड़ा देश है, इतने सारे विभाग हैं, सारे विभाग को अगर हम इंडिविजुअली डिस्ट्रीब्यूट करते चलेंगे तो एक कैओस या फिर कह सकते हैं कि एक बंदर बांट जैसी सिचुएशन हो जाएगी, किसी को कुछ भी विभाग मिल रहा है। तो यहाँ पे डिपेंड करता है कि कौन सा मंत्री, कौन सा व्यक्ति जो है वो कितना अनुभव रखा हुआ है किसी भी फील्ड में।
ठीक है, यहां पर सभी व्यक्ति इंडिविजुअली एमपी के तौर पर चुन करके आए थे और इन सभी में मान लीजिए यहाँ पे 40% से ज़्यादा 50% या 51% एमपी किसी एक पार्टी से हैं। अब उस पार्टी की सरकार बन चुकी है। जैसे ही उस पार्टी की अब सरकार बनेगी, अब हम चाहेंगे कि वो आकर के सरकार के या सरकारी कामकाज में अपना योगदान दें। अब बात आती है वहाँ पे मंत्री पद बांटने की। इस मंत्री पद जब बांटने की शुरुआत होती है तो सबसे पहले ये देखा जाता है कि इस सत्ताधारी पार्टी में, इस बीजेपी में एक व्यक्ति होगा जिसको कि हम कहते हैं प्रधानमंत्री। ठीक है, प्रधानमंत्री या प्राइम मिनिस्टर। सबसे पहले जो प्रक्रिया शुरू होती है वो एक प्राइम मिनिस्टर चुनने की होती है। बीजेपी जैसे ही 50% से ज़्यादा का कोटा अपना कंप्लीट की है, चुनाव जीत करके आई है, हम ये कहेंगे कि बीजेपी अब चुनाव जीत चुकी है। लेकिन अभी भी सरकार बनाने की प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है। सरकार बनाने की प्रक्रिया में जो सबसे पहला कदम होता है वो है एक प्रधानमंत्री का चुनाव करना, अपने पार्टी के सदस्यों में से एक प्रधानमंत्री का चुनाव करना। अब इस प्रधानमंत्री का चुनाव कैसे होता है, तो आंतरिक रूप से पार्टी में जितने भी मेंबर्स चुन करके आए हैं वो अपने आंतरिक सहमति से एक प्रधानमंत्री चुनेंगे। और जनरली जो सबसे ज्यादा पावरफुल कैंडिडेट होता है, बाहुबली किस्म का जो व्यक्ति होता है, इसको यहाँ पे क्या चुन लिया जाता है, प्रधानमंत्री चुन लिया जाता है। अब ये जो प्रधानमंत्री है, अपने मेंबर्स में से इन्होंने 50% से ज्यादा लोगों ने जो अपना प्रधानमंत्री चुना है, इसने बहुमत के साथ जो अपना प्रधानमंत्री चुना है, अब सारा दारोमदार या सारा जो जिम्मेदारी है वो इस प्रधानमंत्री के ऊपर आ जाता है। ठीक है, अब ये क्या करेगा, पूरे देश को चलाने के लिए, अलग अलग विभागों को चलाने के लिए जितने विभाग हैं अलग अलग लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू करेगा। यही जो अलग अलग विभागों के जो प्रमुख होते हैं इनको हम क्या कहते हैं, मंत्री के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब इन मंत्रियों का भी कुछ स्पेसिफिक कैटेगरी है। जैसे एक शब्द हमको सुनने को मिलेगा आगे, एक शब्द सुनने को मिलता है एक शब्द सुनने को मिलेगा आपको, मंत्रिमंडल। उसके बाद में एक शब्द सुनने को मिलता है, इन्हीं मंत्रियों का एक समूह है जिसको हम कहते हैं मंत्री परिषद। ठीक, इसके अलावा कुछ शब्द हमको सुनने को मिलेंगे, राज्य मंत्री और उप मंत्री। ठीक, ये कुछ शब्द हैं जो हमको मंत्री के रूप में या इनके समूहों के रूप में आगे सुनने को मिलेंगे। ठीक है, तो पहले इनमें जो भी डाउट होगा उसको क्लियर कर लेते हैं। सबसे पहले ये जो प्रधानमंत्री चुना गया था, किस तरीके से चुना गया था, आंतरिक सहमति के आधार पर। ठीक है, जो व्यक्ति सबसे ज्यादा पावरफुल है उस पूरे ग्रुप में से कोई अल्फा कैंडिडेट है, मतलब जो सबसे ज्यादा बाहुबल है, जिसके नाम पे पूरी पार्टी ने चुनाव जीता है, उस व्यक्ति को ये क्या करेंगे, अपनी सहमति से प्रधानमंत्री चुन लेंगे। ठीक, चुनाव तो इन्होंने प्रधानमंत्री का कर लिया, लेकिन इसकी नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति। इसको ऑफिशियली ऑन पेपर जो साइन करने वाला जिसके साइन के बेस पर ये प्रधानमंत्री कहलाएगा वो कौन है, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति जैसे ही इसके पेपर पर साइन कर देगा, अब ये व्यक्ति प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त हो चुका होगा। अब इस प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी है अलग अलग विभागों को बांटने की। तो जितने भी कुछ प्रमुख विभाग हैं, जिनको ये क्या करेगा, अलग अलग व्यक्तियों को देगा। जैसे कि हमारे रक्षा विभाग हो गया, गृह विभाग हो गया, विदेश विभाग हो गया। ठीक है, ऐसे कुछ प्रमुख विभाग हैं जिनको कि ये अपने पसंदीदा व्यक्तियों को देगा। उसके बाद इनसे कह सकते हैं कि हायरार्की में थोड़े से कम महत्वपूर्ण विभाग हैं, जैसे कि आपका शिक्षा विभाग हो गया, कृषि विभाग हो गया या सिंचाई विभाग हो गया, पर्यावरण हो गया, सांस्कृतिक विभाग हो गया, ट्राइबल डिपार्टमेंट हो गया। ठीक है, तो हायरार्की में ये कम महत्वपूर्ण है, जिनका हमारे जीवन पर कम हस्तक्षेप रहता है। ऐसे विभागों को भी ये अलग अलग व्यक्तियों को बांटना शुरू करेगा। ठीक है, इस तरीके से देखेंगे कि ये बहुत सारे लोगों को अलग अलग विभाग बांट चुका होगा। ठीक है, जरूरी नहीं है कि वो सारे विभाग दूसरों को ही बांटे, कुछ विभाग जो है वो प्रधानमंत्री अपने पास भी रख सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे एक महत्वपूर्ण विभाग कौन सा है आपका, वित्त विभाग, फाइनेंस डिपार्टमेंट। ठीक,
तो ये जो कुछ विभाग हैं जहां पे पावर सबसे ज्यादा होती है, इन विभागों को हम यहाँ पे जितने मेंबर्स बैठते हैं इनको हम कहते हैं क्या? कैबिनेट। इनको हम कहते हैं मंत्रिमंडल। यहाँ पे इस पूरे हायरार्की में अगर आप देखोगे तो इस तरीके का वापस से एक वेन डायग्राम बनेगा। ठीक, जितने लोगों को यहाँ पे, भाई इनको भी मंत्री का ही पद मिला है, इनको भी मंत्री का ही पद मिला है, लेकिन हायरार्की की बात है यहाँ पे ये ज्यादा महत्वपूर्ण है, ये कम महत्वपूर्ण है। ये जितने भी लोग जिनको की मंत्री का पद मिला है इन सभी को हम क्या कहते हैं? मंत्री परिषद। मंत्री परिषद, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। लेकिन इसमें से भी, इन सभी मंत्रियों में से भी जो कि ज्यादा महत्वपूर्ण है, इन मेंबर्स को, एक ग्रुप को हम क्या कहते हैं? मंत्रिमंडल। ठीक, इनको हम क्या कहते हैं? मंत्रिमंडल। बात क्या है? सभी के सभी मंत्री के रूप में ही चुने गए हैं। और एक इसके बाहर एक आप वेन डायग्राम ड्रॉ कर सकते हो। एक्चुअली में सभी के सभी शुरुआत में सांसद के तौर पे चुने गए थे। ठीक है, किस रूप में चुने गए थे? एमपी के रूप में या सांसद के रूप में चुने गए थे। इन्हीं सांसदों में से कुछ लोगों को हमने मंत्री पद दे दिया है। ठीक है, सारे के सारे मेंबर्स को तो नहीं दे सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पे बीजेपी ने टोटल 200 सीट्स लेकर के चुनाव जीता था। अब इतने तो हमारे पास विभाग ही नहीं है जितने कि हमारे पास एमपी हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं या सांसद हैं। तो हम इसमें से कुछ लोगों को, अनुभवी लोगों को हम मंत्री के रूप में अलग अलग विभाग बांटना शुरू करेंगे। और इन्हीं सांसदों में से कुछ लोगों का जो समूह है जिनको हमने मंत्री बनाया है, इन लोगों के समूह को हम कहते हैं मंत्री परिषद। और इसी मंत्री परिषद में से कुछ ऐसे विभाग हैं जो कि हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, देश के लिए। ऐसे विभागों के एक छोटे समूह को हम क्या कहते हैं? मंत्रिमंडल कहते हैं। ठीक है, ये वाला है आपका काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और ये है कैबिनेट। ठीक है, कैबिनेट मिनिस्टर्स। और इसमें से भी एक छोटा सा एक ग्रुप हो सकता है, मान लीजिए सिर्फ 2 या 3 लोगों का, जो कि पूरे के पूरे अपनी राजनीति में पकड़ बनाए हुए हैं। पूरे के पूरे विभाग के जो मंत्री हैं वो भी इनके कंट्रोल में काम करते हैं। इनको हम क्या कहते हैं? किचन कैबिनेट। ठीक है, किचन कैबिनेट। मान लीजिए इसमें आप 2-3 लोगों को अगर शामिल करें वर्तमान सरकार में, तो एक हो गए आपके मोदी जी, एक हो गए अमित शाह जी, और एक है आपके राजनाथ सिंह। ये जो 2-3 लोगों का ग्रुप है जो कि पूरे के पूरे मंत्रियों को कंट्रोल में रखते हैं। ठीक है, इनकी बात कोई भी नहीं काट सकता है। इसको हम कहते हैं किचन कैबिनेट। लेकिन आपके संविधान में ऐसा कोई शब्द कहीं पे भी लिखा नहीं गया है। ठीक है, किचन कैबिनेट नाम का कोई शब्द मिलता नहीं है। ये जनरली राजनीति में किसी टॉपिक को समझाने के लिए, एक छोटे समूह के लिए ये दर्जा दिया गया है, संज्ञा दी गई है, किचन कैबिनेट। ठीक है, तो एक राजनीतिक पार्टी थी जो कि चुनाव जीत करके आई थी, बीजेपी। हमारे केस में, हमारे एग्जाम्पल में, इनके जितने भी सांसद थे, इनमें से जितने लोगों को मंत्री का पद अलॉट किया गया था, इनको हम कहते हैं सामूहिक रूप से मंत्री परिषद। इसी मंत्री परिषद में से जो महत्वपूर्ण पद थे, जिन मंत्रियों को दिए गए हैं, उनका समूह क्या कहलाता है? मंत्रिमंडल। और इस मंत्रिमंडल में भी एक छोटा सा ऐसा समूह है जो कि पूरी की पूरी राजनीतिक सत्ता का या पावर का कॉन्सेंट्रेशन अपने पास रखे हुए हैं। इसको हम कहते हैं किचन कैबिनेट। ठीक है, तो ये हो गया पूरे सरकार का गठन। इस तरीके से एक पूरी सरकार, अब जो ये मेंबर्स चुन करके आए हैं मंत्री परिषद के रूप में, इसी को ही हम एक्चुअल में सरकार कहते हैं। भारत में जो जिस सरकार के बारे में हम बात करते हैं वो है आपका प्रधानमंत्री और प्लस मंत्री परिषद। इसको हम एक्चुअली में सरकार कहते हैं। ठीक है, प्रधानमंत्री प्लस मंत्री परिषद, ये जो समूह है इसी को हम अपनी भारत की सरकार कहते हैं। और ये वाला स्ट्रक्चर आपको समझ में आ गया होगा। सभी के सभी सांसद चुन करके आए थे, इनमें से कुछ लोग मंत्री बने थे, मंत्री परिषद में शामिल हो गए। इसमें से भी कुछ महत्वपूर्ण विभाग थे जिनको मिले हैं, इनको हम कहेंगे कैबिनेट मिनिस्टर्स। और इस सभी के ऊपर जिनका कंट्रोल है, जो 2-3 लोग पूरे राजनीति पर पकड़ बना करके रखे हुए हैं, इसको हम कहते हैं किचन कैबिनेट। ठीक है, किचन कैबिनेट कहीं पे परिभाषित नहीं है, कहीं पे डिफाइन नहीं है, ये सिर्फ समझने के लिए एक टर्म है, किचन कैबिनेट। ठीक, इस तरीके से हमारे पास एक सरकार का गठन होता है। हाँ, जो मंत्री पद दिया जाता है वो टोटल सीट का 15%। हाँ, जो चयन होकर आए हैं, मतलब उसी पार्टी में जितने लोग चयनित होकर के आए हैं उसका 15%। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, पहले क्या होता था कि मंत्री बनने से कुछ अलग प्रिविलेजेस मिलते हैं, कुछ अलग यहाँ पे सहूलियत मिलती हैं, कुछ अलग बेनिफिट मिलते हैं।
ये थे हमारे सांसद, ये हो गया आपका मंत्री मंडल या परिषद, परिषद इसके अंदर का जो मंत्री मंडल, और इसके अंदर एक छोटा सा जो कोर ग्रुप है वो क्या कहलाता है, किचन कैबिनेट। ठीक, अब यहां पे बात करते हैं जितने भी मेंबर्स यहां पे चुन करके आए थे। मान लीजिए बीजेपी के इस समय 200 एमपी चुन करके आए थे, वर्तमान जब सरकार बनी थी, हम एक एग्जांपल लेकर के चल रहे हैं, वैसे इससे ज़्यादा सीट थी इनके पास। बीजेपी के पास मान लो 200 सांसद थे जब इन्होंने चुनाव जीता था, तो इनमें से सभी व्यक्ति चाहेंगे कि उनको मंत्री का पद मिले। ठीक है, मंत्री पद मिलने से, किसी भी तरीके का मंत्री पद मिलने से उनको मतलब उनकी एक स्टेटस जो है वो ज़्यादा हो जाती है पूरे राजनीति में, तो सभी चाहेंगे कि उनको मंत्री परिषद प्राप्त हो। लेकिन सभी को मंत्री बनाने लग गए तो फिर एक मंत्री परिषद का महत्व खत्म हो जाएगा। भाई जैसे हम कहते हैं कि आरक्षण मिलना चाहिए, ठीक है, मान लीजिए हमको SC ST OBC के रूप में अलग अलग आरक्षण मिलता है। अब अगर हम ये कह दें कि जितने भी लोग एग्जाम में दे रहे हैं सभी को आरक्षण मिलेगा, 100% आरक्षण है, सभी को एक ही जैसा आरक्षण मिलेगा, सभी को हम SC ST या OBC के रूप में ही काउंट करेंगे, तो वैसे केस में फिर सभी तो जनरल कैटेगरी में आ गए, मतलब आरक्षण का कोई महत्व नहीं रह गया। ठीक है, जब सभी के सभी को आरक्षण दे दिया गया तो फिर आरक्षण का महत्व क्या रह गया। वही चीज यहां पे हमको देखने को मिलती है। पहले जब इलेक्शन होते थे तब क्या होता था, ये जितने भी लोग सांसद चुन करके आए हैं ज्यादातर लोगों को किसी ना किसी रूप से मंत्री का पद दे दिया जाता था, लेकिन हमारे पास इतने विभाग होते नहीं थे जितना मंत्री पद दे दिया जाता था। इससे क्या होता था, वित्तीय बोझ ज्यादा होता था। जब किसी व्यक्ति को मंत्री का पद मिलता है तो उसकी सिक्योरिटी अरेंजमेंट अलग तरीके की होती है। मान लीजिए किसी एक सामान्य सांसद को सिर्फ 3 या 4 बॉडीगार्ड मिल रहे होते हैं, और वो भी अलग अलग कैटेगरी के। आप देखते हैं ना, X फोर्स, Y फोर्स, Z सिक्योरिटी जैसा नाम सुने, तो किसी को X सिक्योरिटी, Y सिक्योरिटी या Z+ सिक्योरिटी मिली हुई है, तो किसी सामान्य व्यक्ति को मान लो X सिक्योरिटी मिली हुई है। आपके जो मंत्री हैं इनको Z सिक्योरिटी मिली हुई है, और प्रधानमंत्री को मान लीजिए Z+ सिक्योरिटी मिली हुई है। ऐसे कंडीशन में हर एक व्यक्ति अपना समाज में रुतबा बढ़ाने के लिए क्या चाहेगा कि उसको मंत्री का पद मिले। मंत्री का पद मिलने से उनको अलग अलग तरीके के सिक्योरिटी, न सिर्फ सिक्योरिटी, अलग अलग तरीके से फाइनेंशियल बेनिफिट भी प्राप्त होते हैं। तो सभी व्यक्ति चाहते थे कि उनको मंत्री का पद मिले। अब सबको मंत्री पद मिलने से आपके जो इंडिया का जो बजट है उसमें फाइनेंशियल लोड बहुत ज़्यादा होने लग गया था। ऐसी कंडीशन को अवॉइड करने के लिए क्या किया गया, संविधान में एक संशोधन करके ये बता दिया गया कि जो टोटल सीट्स हैं उसमें से केवल 15% लोगों को यहाँ पे क्या बनाया जा सकता है, इसमें जो टोटल 15% सीट में केवल मंत्री बनाए जा सकते हैं। सभी प्रकार के मंत्रियों को मिला करके हमारे पास केवल 15% सीट ऐसे होने चाहिए जिसमें कि मंत्री पद दिया गया हो। ठीक है, कितने परसेंट सीट पर, 15% सीट पर ऐसे व्यक्ति होंगे जिनको कि मंत्री परिषद प्राप्त होगा। इससे एक प्रॉब्लम सॉल्व हो गई कि हम लिमिटेड नंबर ऑफ मेंबर्स को ही यहाँ पे मंत्री का पद दिया जाता था। ठीक, अब यहाँ पे एक और चीज हमने पढ़ा, ये तो समझ में आ गया, मंत्री परिषद, मंत्रिमंडल, इन सभी को मिला करके हम मंत्री कहेंगे, और मंत्रियों के रूप में केवल 15% सीट दिए जा सकते हैं। अब यहाँ पे एक और चीज हमने पढ़ा था, एक है राज्य मंत्री और एक था हमारा उप मंत्री। अब यहाँ पे ये जो लोग हैं इनकी मंत्री परिषद में शामिल होने की या मंत्री बनने की बहुत लोगों की इच्छा होती है। इसी इच्छा को शांत करने के लिए यहाँ पे 2 ऐसे बहुत कम इंपॉर्टेंट टाइप के पद सृजन किया गया। एक को हम कहते हैं राज्य मंत्री और एक है उप मंत्री, जो बहुत कम महत्वपूर्ण विभाग हैं जिसको कि किसी ऐसे मंत्री को दिया जाता है जिसके पास एक्सपीरियंस बहुत कम है। ऐसे व्यक्ति को हम कहते हैं राज्य मंत्री। ये यहाँ पे राज्य जो शब्द लिखा है इसको सुन करके कंफ्यूज नहीं होना है कि ये राज्यों से संबंधित है। ये संबंधित हमारे संसद से ही है, सांसद ही होंगे, पर इनका जो टाइटल है, जो पद इनको दिया गया है उस पद का नाम है क्या, राज्य मंत्री। ठीक है, और इन्हीं को सपोर्ट करने के लिए कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जो कि बहुत कम एक्सपीरियंस है, जिनको अभी सीखने की जरूरत है, इनको हम एक टाइटल दे देते हैं उप मंत्री के रूप में। ठीक है, अब ये उप मंत्री क्या करेंगे, ये राज्य मंत्री को या फिर किसी मंत्री परिषद या मंत्रिमंडल के किसी मंत्री को सपोर्ट करेंगे, उनके कामकाज में उनको हेल्प करेंगे। ठीक है, इनका काम सिर्फ इतना होता है कि किसी विभाग का काम देखे, सीखे और भविष्य में अपनी मंत्री बनने की योग्यता तय करें पहले ही। ठीक है, तो ये राज्य मंत्री और उप मंत्री कौन होते हैं, मंत्री परिषद या मंत्रिमंडल के जो महत्वपूर्ण पद होते हैं, जो महत्वपूर्ण विभाग होते हैं,
वहां के मंत्रियों को असिस्ट करने के लिए, उनको हेल्प करने के लिए राज्य मंत्री और उप मंत्री पद का सृजन किया गया है। इस तरीके से ये जितने भी लोग मंत्री के रूप में चुने जाते हैं, इन्हीं को ही हम भारत में क्या कहते हैं, सरकार कहते हैं। अब जब भी आप ये शब्द सुनो कि वर्तमान सरकार गिर गई है या सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है, तो हम क्या कहेंगे कि सांसदों के खिलाफ है या इस मंत्रिपरिषद के खिलाफ है। अब जो अविश्वास प्रस्ताव, जहां से हमारी कहानी शुरू हुई थी, जहां से हमने डाउट्स, वहां से आगे बढ़ना शुरू किया था अपने डाउट्स क्लियर करने के लिए, वहां पे एक शब्द आया था, सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा। अब इस सरकार के खिलाफ जब अविश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा तो वहां पे सरकार शब्द का मतलब समझ में आ गया। ये जितने मंत्री थे इन सभी को मिलाकर प्लस प्रधानमंत्री, इन सबको मिलाकर जो एक समूह बन रहा है, इसी को हम क्या कहते हैं, सरकार। और जब भी अविश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा तो इस पूरे सांसदों के खिलाफ लाया जाएगा या फिर इस पर्टिकुलर ग्रुप के खिलाफ लाया जाएगा, तो इस ग्रुप के खिलाफ लाया जाएगा। ठीक है, इसका मतलब यह है कि बीजेपी के जितने सांसद चुने गए थे वो उनका जो सांसद नाम का जो पद है वो तो बना रहेगा, लेकिन मंत्री नाम का जो पद है वो समाप्त हो जाएगा। ठीक है, जैसे ही अविश्वास प्रस्ताव किसी पार्टी के खिलाफ अगर पारित होता है और उस पर बहुमत पड़ जाता है, वैसे ही ये जितने भी मेंबर्स थे जिनको कि मंत्री का पद मिला हुआ था, इनको अपना पद छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, अब इनका पद छोड़ देंगे, पर किसी न किसी को तो सरकार के रूप में काम करना ही है। अब सरकार के रूप में काम करने के लिए क्या ऑप्शंस हैं, फिर से देखिएगा। हमारे केस में बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी, ये 3 महत्वपूर्ण पद थे। इसके अलावा एक बीएसपी नाम का भी पद था। मैंने बताया कि शुरुआत में इनके पास सबसे ज़्यादा मेंबर्स थे, इसीलिए इनको सरकार बनाने का मौका मिला। अब इनके खिलाफ अगर अविश्वास प्रस्ताव पास हो गया है, इसका मतलब यह है कि इनके पास अब 50% से कम सीट्स बची हुई हैं। ठीक है, इनके पास अब 50% से कम सीट बची हुई है। भाई बाकी के 50% अगर इनके खिलाफ वोट दे रहे हैं, इसका सिंपल सा मतलब यह है कि इनके पास अब 50% मेंबर्स नहीं है। मतलब बाकी के मेंबर्स इनके पास होंगे, कांग्रेस के पास होंगे, आम आदमी, बीएसपी, इन सबको मिला करके 50% से ज़्यादा सीट्स इनके पास हैं। अब जो लोकसभा के जो अध्यक्ष होंगे, ये क्या करेंगे, अब यहां पे ये एक कॉल करेंगे। कॉल किस चीज के लिए, ये कॉल करेंगे कि कोई भी पार्टी जो अपना बहुमत साबित कर सकती है वो अपनी सरकार बना ले। वो एक ओपन प्रपोजल रखेंगे, एक ओपन प्रपोजल रखेंगे कि कोई भी ऐसी पार्टी जो अपना बहुमत सिद्ध कर सकती है। वापस से यहां पे बहुमत कहने का मतलब क्या है, जो भी व्यक्ति अपने 50% से ज्यादा सांसद यहां पे खड़े कर दे और काउंटिंग में 50% से ज्यादा सीट बता दे कि हमारे पास इससे ज्यादा सीट्स हैं, वो पार्टी आकर के यहां पे क्या कर सकती है, सरकार बना सकती है। ठीक है, अब अध्यक्ष ने ये डिक्लेयर कर दिया, ओपन प्रपोजल रखा कि कोई भी पार्टी आकर के सरकार बना सकती है। अब यहां पे बीजेपी के पास वापस से एक मौका है कि ये अपना बहुमत साबित कर सकते हैं। ठीक है, बीजेपी अगर अविश्वास प्रस्ताव उनके खिलाफ पारित हो गया है, उसके बाद बीजेपी के पास फिर से एक मौका रहता है अपना विश्वास मत हासिल करने का। अगर ये 50% से ज्यादा सीट्स में ये बता दे कि इतने लोग हमारे पास अभी भी मौजूद हैं, ऐसे केस में बीजेपी की सरकार बनी रहेगी। अगर ये नंबर्स ये अचीव नहीं कर पाते हैं, अब यहां पे शुरुआत होगी गठबंधन की। अभी तक तो हमने देखा किसी के पास भी बहुमत नहीं था, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, बीएसपी, किसी के पास बहुमत नहीं था। अब ये लोग आपस में मिलकर क्या करेंगे, आपस में बातचीत करके या खरीद फरोख्त करके कितना अचीव करने की कोशिश करेंगे, 50% से ज़्यादा अचीव करने की कोशिश करेंगे। अगर ये लोग सफल हो जाते हैं तो जो नई सरकार बन करके आएगी उसको हम कहेंगे गठबंधन की सरकार। और यहाँ पर जो वर्तमान लोकसभा है, मान लीजिए लोकसभा इलेक्शन जब शुरू हुए थे 2019 में, बीजेपी के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आ गया मान लीजिए 2022 में। ठीक है, इनकी सरकार कब तक चलनी थी, 2023 तक या 24 तक, 2024 तक 5 साल की सरकार होती है लोकसभा में। तो जो नई सरकार चुन करके आई थी 2019 में, इनका कार्यकाल असल में 5 साल जब था, तो नॉर्मली इनको 2024 में इनकी जो सरकार भंग होती, नई सरकार चुन करके आती नई इलेक्शन के थ्रू। लेकिन बीच में ही यहाँ पे अविश्वास प्रस्ताव आ गया बीजेपी के खिलाफ, मान लो अविश्वास प्रस्ताव पास हो भी गया। ऐसे केस में जो नई सरकार बन करके आएगी उनका कार्यकाल कितना बचेगा फिर, 2022 से लेकर के 2024 तक। मैं फिर से एक चीज रिपीट कर रहा हूं, यहां पे लोकसभा में जितने मेंबर्स चुन करके आए थे एमपी के रूप में,
मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के रूप में इनका जो पद है वो अभी भी बना हुआ है। ये अभी भी सांसद के रूप में काम तो कर रहे हैं, लेकिन हमने जो सरकार का डेफिनेशन पढ़ा उसमें क्या था, सरकार किसको कह रहे हैं, जितने भी लोग मंत्री के रूप में हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री हैं, चाहे उनके द्वारा पद दिए हुए अलग मंत्री हैं, ठीक है, प्रधानमंत्री और इनके साथियों का जो समूह होगा जिनको मंत्री पद मिला है, इन्हीं को हम सरकार कह रहे हैं। तो अभी अविश्वास प्रस्ताव आने से सरकार समाप्त होती है, न कि लोकसभा, ठीक है। लोकसभा अभी भी काम कर रही है, लोकसभा में जो सांसद थे उनका पद अभी भी बना हुआ है, सिर्फ सरकार गिरी है। सरकार गिरने का मतलब है कि प्रधानमंत्री के खिलाफ लोग अविश्वास प्रस्ताव पास हो चुका था, तो प्रधानमंत्री साथ में इनके जितने भी मंत्री थे उन सभी को रिजाइन करना पड़ा है, अपना पद छोड़ना पड़ा है। अभी भी ये सांसद के रूप में काम करते रहेंगे, सांसद के रूप में जो बेनिफिट है वो इनको मिलते रहेंगे। तो यहां पर अब 2022 में मान लीजिए इनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आने से सरकार भंग हो गई है। अब जो नई पार्टी है, चाहे वो अकेली सरकार हो या गठबंधन की सरकार हो, इन्होंने क्या किया, एक सरकार का निर्माण कर लिया। अब यहाँ पे बीजेपी की सरकार नहीं रहेगी, कांग्रेस और ये जो कोalition गवर्नमेंट है, गठबंधन की सरकार है, ये सरकार काम करेगी। अब इनके पास वापस से क्या है, इनके पास वापस से एक मौका है। यहाँ पे मान लीजिए 2022 में एक गठबंधन की सरकार बन जाती है। इसका मतलब क्या है कि इनके जितने भी सांसद होंगे, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, बीएसपी, इनके जितने भी सांसद होंगे, अगर ये मिलकर के 50% से ज़्यादा का कोटा पूरा कर लेते हैं, तो अब इनमें से एक व्यक्ति जो कि बाहुबली किस्म का होगा, जिनकी छवि सबसे ज़्यादा कह सकते हैं कि समाज में सबसे बेहतर होगी, इसको ये क्या बनाएंगे, अब अपना प्रधानमंत्री नियुक्त करेंगे। और ये प्रधानमंत्री अपने हिसाब से क्या करेगा, अलग अलग विभागों का बंटवारा करेगा और अलग अलग लोगों को क्या देगा, मंत्री का पद देगा। अब वापस से जो नई सरकार चुन करके आई है उसमें इन पार्टी में से किसी एक व्यक्ति को यहाँ पे पीएम के रूप में चुना गया होगा और इन्हीं को मिला करके क्या चुना गया होगा, अलग अलग मंत्री चुना गया होगा। अलग अलग विभाग जो किसी व्यक्ति को दिए गए होंगे उनको मंत्री का पद मिल जाएगा। अब यहाँ पे एक और चीज याद रखिएगा, किसी व्यक्ति को जब मंत्री का पद दिया जाता है तो जनरली एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, किसी व्यक्ति को अगर मंत्री का पद दिया जाना है, ठीक है, तो वो व्यक्ति किस हाउस का मेंबर होना चाहिए, क्या उसे लोकसभा का मेंबर होना चाहिए, क्या उसे राज्यसभा का मेंबर होना चाहिए, या दोनों में से उसको मेंबर हो सकता है। याद रखेंगे कि वैसे तो जो सरकार बन रही है वो लोकसभा में, हम पढ़ रहे हैं कि लोकसभा में जो मेंबर्स हैं वो मिलकर के यहाँ सरकार बना रहे हैं, लेकिन जब सरकार में मंत्री का पद देने की बात आती है तो कोई भी व्यक्ति, चाहे वो लोकसभा से हो या राज्यसभा से हो, यहाँ के दोनों ही प्रकार के जो सांसद हैं, दोनों ही प्रकार के जो एमपी हैं, इनको हम मंत्री का पद दे सकते हैं, चाहे वो किसी भी प्रकार का मंत्री हो, ठीक है, प्रधानमंत्री या किसी भी प्रकार का मंत्री हो, वो दोनों ही हाउस के किसी सांसद को दिया जा सकता है। इसका कोई एग्जाम्पल है क्या जिसमें से राज्यसभा से किसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री चुना गया हो? मनमोहन सिंह। ऐसे व्यक्ति जो कि आम चुनाव में चुनाव जीत करके नहीं जा सकते हैं, जो बहुत अच्छे वक्ता नहीं होते हैं, बोलने की जिनकी शैली बहुत अच्छी नहीं है, जिनकी पब्लिसिटी बहुत ज़्यादा नहीं है, ऐसे व्यक्ति जब आम चुनाव में भाग लेते हैं तो ये जीत नहीं पाते हैं, ठीक है। जब आम चुनाव की बात आती है तो जनरली हम देखते हैं ना कि या तो कोई बहुत पैसे वाला व्यक्ति है जो चुनाव जीत सकते हैं, या बाहुबली किस्म का व्यक्ति है, लोगों को डरा धमका करके जेल वेल गया हुआ व्यक्ति है, जिनकी छवि है कि हाँ ये थोड़ा समाज में अवैध तरीके का काम करने वाला है, वैसे व्यक्ति को समाज में बहुत पसंद कर लेते हैं लोग, तो ऐसे व्यक्ति चुनाव जीत जाते हैं, ठीक है। इंटेलेक्चुअल या पढ़े लिखे लोग, आप और हम अगर चुनाव में खड़े होंगे तो हमको कोई वोट नहीं देगा, ठीक है, क्योंकि हमारी छवि वैसी नहीं है, समाज में हमको कोई जानता नहीं है। तो कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनको चाहें तो उनके काम करने की शैली बहुत अच्छी हो सकती है, पर आम चुनाव के थ्रू उनका आम चुनाव जीत पाना उनके लिए मुश्किल होता है। ऐसे कंडीशन में हम क्या करते हैं कि कोई व्यक्ति जो कि राज्यसभा में काम कर रहा है, राज्यसभा में आपको पता है कि डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होते हैं, आम पब्लिक आम चुनाव में यहाँ पे भाग नहीं लेती है। यहाँ पे चुनाव में भाग कौन लेते हैं? विधायक। हमारे तरफ से विधायक हमारे लिए प्रतिनिधि चुन करके भेजते हैं जो कि राज्यसभा में काम करते हैं। तो किसी व्यक्ति को अगर मंत्री पद देना है तो वो राज्यसभा से भी हो सकते हैं। इसका एक एग्जाम्पल क्या है, मनमोहन सिंह जो थे वो राज्यसभा के मेंबर थे पर प्रधानमंत्री के रूप में काम कर रहे थे, ठीक है। और इन्होंने जो मंत्री पद बांटे थे वो दोनों जगहों से हो सकते हैं, कुछ मेंबर्स लोकसभा से हो सकते हैं, कुछ राज्यसभा से हो सकते हैं, या दोनों को मिला करके, या फिर किसी एक समूह से भी हो सकते हैं, पूरे के पूरे लोकसभा से भी हो सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से एक पूरी सरकार का गठन होता है। इसमें एक काम की चीज क्या थी
कि कोई व्यक्ति अगर मंत्री का पद किसी को दिया जा रहा है वो किसी भी हाउस से हो सकता है, लोकसभा से या राज्यसभा से। ठीक, इस तरीके से पूरी सरकार की। हाँ हाँ राज्यसभा में जैसे कि कोई सांसद है, हाँ मतलब मंत्री बना दिया गया। हाँ और मान लो कि सरकार तो 5 साल के लिए रहती है। हाँ। और वो मतलब उनका कार्यकाल 6 साल के लिए रहता है। अगर मान लो 4 साल का कार्यकाल बचा हुआ है उनका और सरकार पूरे 5 साल के लिए है, तो मंत्री बनाने के लिए 4 साल के ही बनेगा कि 1 साल छोड़ना पड़ेगा? मंत्री या हमारी जो सरकार है, आप कहेंगे कि मंत्री परिषद या मंत्रिमंडल, ये जो केवल इनका समय कितना होता है, 5 साल का। ठीक है, ये जो पूरी की पूरी मंत्री परिषद है इनका कार्यकाल कितना होता है, 5 वर्ष का। अब अगर मान लीजिए यहाँ से हम राज्यसभा से कोई मेंबर चुन करके आ रहे हैं तो इनका कार्यकाल कितना होता है, राज्यसभा के सांसद का इनका कार्यकाल कितना होता है, 6 वर्ष का। मान लीजिए इनको यहाँ पे हमने ट्रांसफर कर लिया है कुछ समय के लिए, मंत्री के रूप में इनको पद दे दिया है, इनका कार्यकाल कितना रहेगा, 5 वर्ष के रूप में मंत्री के रूप में काम करेंगे। उसके बाद यहाँ से जैसे ही लोकसभा समाप्त हो जाएगी, मतलब पूरी की पूरी सरकार खत्म हो जाएगी, अब ये यहाँ पे वापस आ जाएंगे, अपना 1 वर्ष का कार्यकाल कंप्लीट करेंगे, फिर क्या होंगे, रिटायर हो जाएंगे। ठीक है, जस्टिस के विपरीत अगर उसका 3 या 2 साल का कार्यकाल बचा हो राज्यसभा, हाँ मान लीजिए इनका यहाँ पे 2 साल का कार्यकाल बचा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति की मृत्यु हुई थी, उस व्यक्ति की मृत्यु होने के बाद में एक नया सांसद चुन करके आया था जिसका कि कार्यकाल केवल 2 वर्ष बचा हुआ था। तो जो नए इलेक्शन होते हैं, जो राज्यसभा में जो नए मेंबर चुन करके आते हैं, वो शेष कार्यकाल के लिए काम करते हैं, न कि पूरे वर्ष के लिए, मतलब पूरे कार्यकाल के लिए। ठीक है, तो मान लो कोई व्यक्ति था 2 वर्ष के लिए यहाँ पे चुन करके आया, 2 वर्ष के लिए चुन करके आया, इसको यहाँ पे मंत्री का पद मिल गया। इसका कार्यकाल होना था 5 वर्ष, लेकिन इसका जो कार्यकाल है वो केवल 2 वर्ष बचा हुआ है। तो ये कितने समय तक काम कर सकता है, अब यहाँ पे 2 वर्ष काम करेगा। 2 वर्ष काम करने के बाद में इसका यहाँ पे सदस्यता समाप्त हो जाएगी। ठीक है, राज्यसभा से इनका 2 वर्ष का कार्यकाल यहाँ पे पूरा हो गया। हालांकि ये लोकसभा में मंत्री के रूप में आए थे, पर राज्यसभा से तो ये सांसद थे, और सांसद के रूप में उनका कार्यकाल कितना बचा था, 2 वर्ष। 2 वर्ष का कार्यकाल जैसे ही खत्म होगा, अब इनको यहाँ से रिजाइन करना पड़ेगा, क्योंकि अब ये सांसद नहीं रह गए हैं। अगर ये रिजाइन नहीं करना चाहते हैं, वैसी कंडीशन में कोई व्यक्ति बिना किसी सदन का सदस्य हुए कितने माह तक कंटिन्यू कर सकता है, 6 माह तक और कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन एक कंडीशन रख दी गई है कि अगले 6 माह के अंदर इनको किसी ना किसी हाउस से, किसी ना किसी सदन की सदस्यता ग्रहण करनी पड़ेगी। या तो अगर लोकसभा में कोई सीट खाली है, वहां पर एक चुनाव करवाया जाएगा और इस मेंबर को यहां पे चुनाव में खड़ा करेंगे। अगर वो चुनाव जीत जाता है, ठीक है, अगर वो चुनाव जीत जाता है तो वापस उसकी सदस्यता यहाँ पे आ जाएगी लोकसभा में, और लोकसभा में जो बचा हुआ 2.5 साल का कार्यकाल है वो उसको कंटिन्यू कर सकता है। लेकिन मान लीजिए वो वहां पे चुनाव नहीं जीत पाता है, तो उसके पास, या जो सरकार उसको अपना मंत्री बनाना चाहती है, उनके पास एक और ऑप्शन रहेगा कि राज्यसभा में अगर कोई सीट खाली है, वो सीट इस व्यक्ति को दिला दी जाए, और इसका नया कार्यकाल कितना होगा, 6 वर्ष का इनका कार्यकाल होगा। भाई यहाँ पे चुनाव लड़ने का कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि कोई व्यक्ति कितनी बार चुनाव लड़ सकता है। एक बार इनको कार्यकाल मिला, सिर्फ 2 वर्ष का था, लोकसभा में कोशिश की, लोकसभा में चुनाव नहीं जीत पाए हैं, राज्यसभा में देखें कि कोई सीट खाली बचा है क्या, राज्यसभा में अगर कोई सीट खाली बचा है तो वहां पे इनको फिट करने की कोशिश करेंगे, और वहां पे इनका नया कार्यकाल कितना शुरू हो जाएगा, 6 वर्ष का इनका कार्यकाल प्रारंभ हो जाएगा। 6 वर्ष का जो कार्यकाल रहेगा उसमें वापस इनको अब क्या किया जाएगा, 2 वर्ष और 6 माह तो बीत चुके थे, बचा हुआ यहाँ पे मंत्रियों का जो कितना कार्यकाल था 5 वर्ष का, उसमें जो भी कार्यकाल शेष रहेगा उस कार्यकाल के लिए इनको यहाँ पर फिट कर देंगे, और ये मंत्री के रूप में काम करेंगे। मंत्री के रूप में जैसे ही काम उनका कार्यकाल खत्म होता है, जितना भी समय बचा था, 2.5 साल मान लो बचा था, वो कार्यकाल समाप्त होने के बाद में वापस से अपने राज्यसभा सांसद के रूप में काम करेंगे, और बचा हुआ 3 साल का यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। यहाँ पे इनका 6 साल कंप्लीट होते ही ये वापस अपने पद से बाहर हो जाएंगे। ठीक है, तो कोई व्यक्ति चाहे लोकसभा से हो चाहे राज्यसभा से हो, सरकार बनाने की जो मंत्रिपरिषद है वहां पे शामिल हो सकता है। किसी भी तरीके का कंडीशन यहाँ पे लागू हो सकता है। 5 वर्ष का समय है मंत्रिपरिषद के लिए, राज्यसभा मेंबर्स के लिए कार्यकाल कितना है, टोटल 6 वर्ष है। कोई व्यक्ति अगर राज्यसभा से चुना गया है तो उनको अपना 6 वर्ष का कार्यकाल ही मिलेगा। उसके अलावा इस कार्यकाल के दौरान वो चाहे तो केवल लोकसभा में काम करें, चाहे राज्यसभा में काम कर सकते हैं।
ठीक है, यहाँ पे और कोई डाउट रह गया क्या? सर इसके पहले गठबंधन की सरकार जो थी, अगर वो गठबंधन नहीं कर पाती है हाँ तो क्या इस गठबंधन? हाँ, मान लीजिए यहाँ पे हमने एक एग्जाम्पल देखा था, इस केस में यहाँ पे एक ऐसा दल है जिसके पास बहुमत था, वो आसानी से सरकार बना सकता है। अगर ये अपना बहुमत खो चुका है, बाकी की जितनी बची हुई पार्टियां हैं उनके पास एक मौका है कि वो गठबंधन के द्वारा सरकार बना ले। अगर ये गठबंधन नहीं कर पाते हैं, ऐसी कंडीशन में वापस से चुनाव करवाने की प्रक्रिया शुरू करवा दी जाएगी। ठीक है, पहले इनको मौका मिला था, अगर ये भी अपना बहुमत सिद्ध नहीं कर पाते तो इनको मौका दिया जाएगा। अगर ये भी या कोई भी पार्टी या किसी भी तरीके का गठबंधन अपना बहुमत सिद्ध नहीं कर पाते हैं तो वापस से नए चुनाव करवाए जाएंगे। ठीक है, सर वैसे में सांसद का कार्यकाल लगभग 3 साल का भी हो गया, मतलब 5 साल के लिए जो चुने जाते हैं। हाँ, 19 से 22 तक, मतलब 22 में मान लो कोई भी अपना बहुमत सिद्ध नहीं कर पाया तो 22 में पूरा का पूरा लोकसभा भंग हो जाएगा, 22 में ही नए इलेक्शन कंडक्ट करवा दिए जाएंगे। ठीक है, और उसके बाद में जो व्यक्ति या जो पार्टी बहुमत में अपना जो भी पार्टी बहुमत लेकर के आएगा, 50% से ज़्यादा सीट लेकर के आएगा, उसको फिर से सरकार बनाने का मौका मिल जाएगा। ठीक है, ये तो था सरकार किसको कहते हैं या मंत्रिपरिषद मंत्रिमंडल क्या होते हैं। आगे जब भी इसकी चर्चा आएगी तो हम सिर्फ और सिर्फ इन शब्दों का यूज़ करेंगे और वहाँ पे वापस से इतना समय नहीं लगा करके सीधे आगे बढ़ेंगे। अब एक और चीज़ है जो कि समझने के लायक है, हमने बात किया था कि राज्यसभा के मेंबर्स का चुनाव किस तरीके से होता है, अप्रत्यक्ष चुनाव है। साथ ही इसमें 2 तरीके के शब्द हमने पढ़े थे, अनुपातिक प्रतिनिधित्व और एकल संक्रमणीय मत पद्धति। अनुपातिक प्रतिनिधित्व और एकल संक्रमणीय मत पद्धति। वैसे ये जो दोनों शब्द हैं ये हमको राष्ट्रपति या प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ते समय इसके बारे में पढ़ना था, लेकिन अभी हम इसको अगर यहाँ पे पढ़ ले रहे हैं तो वापस से जब राष्ट्रपति में ये चीज़ पढ़ेंगे वापस से उतना समय नहीं लगाएंगे। जब मैं यूज़ करूँगा कि अनुपातिक प्रतिनिधित्व के द्वारा यूज़ होता है, चुनाव होता है राष्ट्रपति का, और एकल संक्रमणीय मत पद्धति यहाँ पे लागू होती है, तो आप समझ जाएंगे कि वहाँ पे किस सिस्टम की बात हो रही है। ठीक है, तो इसको एक एक करके देखते चलते हैं। सबसे पहले है अनुपातिक प्रतिनिधित्व। मैं फिर से बता दे रहा हूं, ये जो शब्द है यहाँ पे राज्यसभा मेंबर्स को चुनने के लिए हालांकि यूज होता है पूरा प्रोसेस, पर इनके बारे में प्रश्न नहीं पूछा जाता है। ये इन चीजों के बारे में प्रश्न पूछा जाएगा राष्ट्रपति को सेंटर में रख करके, राष्ट्रपति के इर्द गिर्द ये प्रश्न पूछेगा कि राष्ट्रपति का चुनाव किस तरीके से होता है। तो राष्ट्रपति का चुनाव एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा होता है। ठीक है, साथ ही वहां पे अनुपातिक प्रतिनिधित्व का सिस्टम भी लागू होता है। सबसे पहले बात करते हैं अनुपातिक प्रतिनिधित्व क्या होता है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है। यहाँ पे एक शब्द लिखा हुआ है अनुपातिक। अनुपात और समानुपात जनरली हम मैथ में पढ़ते हैं, मतलब ये बात करते हैं कि किस अनुपात में, इस तरीके से लिखते हैं 1:2 इस तरीके से, या 2:1। यहाँ पे ये बताया जा रहा है, जब अनुपातिक प्रतिनिधित्व की बात हो रही है, यहाँ पर यह बताया जा रहा है कि यहाँ जो मेंबर्स इस वोटिंग में पार्टिसिपेट करेंगे उनके पीछे जो जितनी जनसंख्या है वो लगभग अनुपात में एक समान होनी चाहिए। मतलब समान जनसंख्या को समान व्यक्ति यहाँ पे क्या करें, उनको रिप्रेजेंटेशन इक्वल होना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए कि छत्तीसगढ़ की अगर बात करें, छत्तीसगढ़ में जो विधायक हैं, हमारे केस में राज्यसभा के लिए कौन यहाँ पे वोटिंग में पार्टिसिपेट करेंगे, विधायक। तो यहाँ पे विधायक कौन हो गए, वोटर हो गए। हर एक विधायक जो है एक विधानसभा सीट चुनकर, विधानसभा क्षेत्र से चुन करके आएगा और उस विधानसभा क्षेत्र में कुछ जनसंख्या निवास कर रही होगी। ठीक है, कुछ जनसंख्या वहां पर निवास कर रही होगी। तो हमको ये देखना है कि कितने जनसंख्या को एक विधायक जो है वो रिप्रेजेंटेशन उसका होगा। इसको हम इस तरीके से लिखेंगे, जनसंख्या राज्य की कुल जनसंख्या बटे राज्य में विधानसभा सीटों की संख्या। और ये जो विधानसभा सीट है वो सिर्फ इलेक्टेड की बात हो रही है, निर्वाचित। कुछ सीट पहले मनोनीत भी होते थे, एंग्लो इंडियन को मनोनीत किया जाता था, उनको छोड़ करके जितने भी निर्वाचित सीट हैं उनकी बात की जा रही है। राज्यसभा में निर्वाचित विधानसभा सीटों की संख्या।
मान लीजिए यहाँ पे छत्तीसगढ़ में 2.5 करोड़ की जनसंख्या है और सीट कितने हैं, 90 सीट्स हैं, ठीक है। अब इसको जब डिवाइड करेंगे तो कुछ एक फिगर निकल करके आएगा जो कितना होगा प्रति विधायक, ठीक है। इतनी जनसंख्या को एक विधायक क्या है रिप्रेजेंट कर रहा होगा, और ये हर एक क्षेत्र के लिए कॉमन होगा। मान लीजिए हमारे जो टोटल 90 विधानसभा सीट हैं, इनमें से हर एक विधानसभा सीट में इतने मेंबर्स यहाँ पर के इतने लोगों का प्रतिनिधित्व एक विधायक के द्वारा किया जा रहा होगा। इसी को हम कहते हैं अनुपातिक प्रतिनिधित्व। समान अनुपात में यहाँ पे समान विधायकों के द्वारा प्रतिनिधित्व किया जाएगा, उनको रिप्रेजेंट किया जाएगा, ठीक है। अनुपातिक प्रतिनिधित्व कहने का मतलब है कि एक कॉमन पॉपुलेशन को एक विधायक के द्वारा यहाँ पे उनका प्रतिनिधित्व किया जाए, उनको रिप्रेजेंट किया जाए, ठीक है। तो पहली चीज हो गई अनुपातिक प्रतिनिधित्व के द्वारा प्रतिनिधित्व। इसका मतलब था एक समान जनसंख्या को एक व्यक्ति यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा होगा। हर एक व्यक्ति, हर एक विधायक जो है वो लगभग समान जनसंख्या का प्रतिनिधित्व कर रहा होगा, उनको रिप्रेजेंटेशन दे रहा होगा। नेक्स्ट है आपका एकल संक्रमणी मत पद्धति। अच्छा, ये जो संख्या है वो वेरी करेगा हर एक राज्य के अनुसार। जैसे कि हमने बात किया यहाँ पे 2.5 करोड़ यहाँ पे छत्तीसगढ़ की जनसंख्या है और यहाँ पे विधानसभा सीट कितने हैं, 90। जब यही चीज मान लीजिए यूपी में लागू होगा तब वहां पे मान लो कितनी जनसंख्या है अभी, 32 करोड़। 32 करोड़ वहां पे टोटल विधायक कितने होंगे, मान लो वहां पे 400 विधायक हो गए, ठीक है। तो यहां पे जो नंबर निकल कर आएगा वो लगभग इनके आसपास में होगा। हर एक राज्य में हर एक विधायक के जो नंबर ऑफ सीट्स है, सॉरी नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेशन है लोगों का, वो लगभग एक समान या उसके आसपास में निकल करके आएगा। कुछ हजार का डिफरेंस हो सकता है यहाँ पे, ठीक है। ये चीज किस लिए लागू की गई थी, ताकि एक समान जनसंख्या को एक समान प्रतिनिधित्व मिल सके। यहाँ पे 2.5 करोड़ की जनसंख्या थी, इसीलिए विधायकों की संख्या कम है। यहाँ पे 32 करोड़ जनसंख्या है, इसीलिए यहाँ विधायकों की संख्या ज्यादा है। इस तरीके से हमारा जो अल्टीमेट नंबर निकल करके आएगा वो लगभग सभी राज्यों के लिए एक समान होगा। इसी को हम कह रहे हैं अनुपातिक प्रतिनिधित्व। अनुपात लगभग समान होना चाहिए, पहली कंडीशन थी। दूसरा है एकल संक्रमणीय मत पद्धति। एकल संक्रमणीय का मतलब क्या होता है, एक नॉर्मली हम जो वोटिंग करते हैं, हम या कभी भी हम वोटिंग करने जाएंगे तो वोटिंग के लिए इस तरीके से आजकल ईवीएम मशीन होता है। ईवीएम मशीन में कैंडिडेट का नाम होगा और इसके सामने एक बटन होगा। आप उस बटन को प्रेस करेंगे, आपका वोट रजिस्टर हो गया एक कैंडिडेट के लिए, ठीक है। कोई दूसरा व्यक्ति है, इस व्यक्ति के नाम के आगे जो बटन लिखा होगा, बटन दिया गया होगा, इसको प्रेस करेगा, उस व्यक्ति का मत जो है वो इस पर्टिकुलर कैंडिडेट के लिए चला जाएगा। इस तरीके से हमारे पास, हमारे हाथ में क्या होता है कि हम किसी एक व्यक्ति को वोट दे सकें। लेकिन जब बात आती है एकल संक्रमणी मत पद्धति की, तो एकल संक्रमणी क्या होता है, यहाँ पे वोटिंग इस तरीके से नहीं होता है, किसी एक कैंडिडेट को वोट नहीं दिया जाता। यहाँ पर बैलेट पेपर में सभी कैंडिडेट का नाम लिखा हुआ होता है और यहाँ पे इनके लिए क्या होता है, यहाँ पे एक छोटा सा बॉक्स बना होता है जहाँ पे आपको अपनी प्राथमिकता दर्ज करनी होती है कि आप इनमें से सबसे पहले किस व्यक्ति को राज्यसभा सांसद के रूप में या राष्ट्रपति के रूप में देखना चाहते हैं, ठीक है। राष्ट्रपति के रूप में के लिए भी यही सेम प्रोसेस यूज होता है, इसीलिए यहाँ पे हमको प्राथमिकता अपनी तय करनी होती है। मान लीजिए यहाँ पे एक ए नाम का एक कैंडिडेट है, बी है, सी है, डी है, इस तरीके से अलग अलग नाम के यहाँ पे कैंडिडेट हैं जो कि इस चुनाव में खड़े हुए हैं, चाहे राष्ट्रपति के चुनाव हो या फिर राज्यसभा के चुनाव हो। तो इनमें से कहीं भी अगर चुनाव हो रहा है, वैसे केस में जितने भी कैंडिडेट खड़े हुए होंगे, अब इनके लिए जो वोटिंग में पार्टिसिपेट कर रहे होंगे, हमारे केस में राज्यसभा मेंबर्स के लिए विधायक हमको चुनाव में भाग दे रहे हैं, हमारी तरफ से विधायक यहाँ पे वोटिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अब ये विधायक क्या करेंगे, अपना प्रेफरेंस तय करेंगे। मान लीजिए कोई एक विधायक है, वो चाहता है कि बी सबसे पहले यहाँ पे राज्यसभा मेंबर बनना चाहिए। उसके अलावा अगर बी को पूरे वोट नहीं मिलते हैं तो यहाँ पे सी इनकी प्राथमिकता में सेकंड नंबर पे हो जाएगा। अगर ये भी राज्यसभा में नहीं पहुंच पाता है तो इसकी जगह पर यहाँ पे ए, यहाँ पे इनको अपना एक नेक्स्ट वोट दे देता है और यहाँ पे जो चौथा अपना प्रेफरेंस है वो किसको देता है, डी को। जैसे कि मान लीजिए कोई बाइक खरीदना चाहते हैं, ठीक है, हम कोई बाइक खरीदना चाहते हैं तो हम अपनी एक प्राथमिकता सूची तय करते हैं। मान लीजिए XYZ नाम की कोई बाइक है,
इसको खरीदने के लिए हम क्या करेंगे कि मान लीजिए अगर x का बजट ज़्यादा होता है तो मैं y खरीद लूँगा, अगर y का भी बजट ज़्यादा होता है तो मैं z खरीद लूँगा। इस तरीके से हमारी एक प्राथमिकता तय होती है। या फिर आप कोई फैसिलिटी या फिर कोई ऐसा फीचर चाहते हैं जो x बाइक में नहीं है, आप चाहते हैं कि अगर ये पर्टिकुलर फीचर x नाम की बाइक में नहीं है तो मैं y खरीद लूँगा, अगर y में भी नहीं है तो मैं z खरीद लूँगा। इस तरीके से हम प्राथमिकता रखते हैं अपने जीवन में अलग अलग चीज़ों के चयन के लिए। उसी तरीके से यहाँ पे भी प्राथमिकता तय की जा रही है विधायकों के द्वारा। राज्यसभा सांसद चुनने, राज्यसभा में मेंबर भेजने के लिए जो विधायक हैं जब वोटिंग पार्टिसिपेट करेंगे उनको इस तरीके से एक बैलेट पेपर मिलेगा। वहां पे वो क्या करेंगे, किसी एक को वोट न दे करके अपनी प्राथमिकता तय करते हैं। इस व्यक्ति ये व्यक्ति पहली प्राथमिकता में है, अगर ये भी नहीं जीत पाता है तो सेकंड प्राथमिकता में ये है, अगर ये भी नहीं जीत पाता है तो तीसरी प्राथमिकता में है, अगर इनमें से कोई नहीं जीत पाता तो चौथी प्राथमिकता यहाँ पे है। इस तरीके से हर एक विधायक को अपने इस तरीके से बैलेट पेपर में प्राथमिकता तय करनी होती है। अब काउंटिंग की बारी आती है। इस तरीके से सभी विधायक ने अपने अपने बैलेट पेपर जो है वो काउंटिंग के लिए सबमिट कर दिए हैं। अब ये देखा जाएगा कि किस व्यक्ति को सबसे ज़्यादा पहली प्राथमिकता मिली थी, कौन सा व्यक्ति है, कौन सा कैंडिडेट है जिसको सबसे ज़्यादा फर्स्ट प्रायोरिटी मिली थी। अगर ये इस व्यक्ति को यहाँ पर 50% से ज़्यादा 50% से अधिक विधायकों ने इनको पहली प्राथमिकता में रखा था। मान लीजिए यहाँ पे हमारा था बी नाम का कैंडिडेट था, बी कैंडिडेट को सबसे ज़्यादा लोगों ने अपनी पहली प्राथमिकता में रखा था, 50% से ज़्यादा इसको वोट मिल गए हैं। ऐसी कंडीशन में बी को हम क्या करेंगे, विजेता घोषित कर देंगे। बी हमारा ये चुनाव जीत चुका होगा। अगर मान लीजिए, ये तो एकदम सिंपल कंडीशन हो गया जहाँ पे बी को सबसे ज़्यादा लोगों ने फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखा था। हमने काउंटिंग किया, काउंटिंग में ये मिला कि 50% से ज़्यादा बैलेट पेपर में बी को फर्स्ट प्रायोरिटी में रखा गया था, सिंपली इसको विजेता घोषित कर दिया गया। सपोज कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसको कि 50% से ज़्यादा का सीट यहाँ पे 50% ज़्यादा का यहाँ पे वोट मिल पाया हो, प्रायोरिटी मिल पाई हो। ऐसी कंडीशन में बारी आती है सेकेंड राउंड के काउंटिंग की। ठीक है, अब बैलेट पेपर की वापस से जरूरत पड़ने वाली है। बैलेट पेपर में हमने ये चेक किया कि किसको फर्स्ट प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा मिला हुआ था। मान लीजिए बी को केवल 40% लोगों ने यहाँ पे फर्स्ट प्रायोरिटी में रखा हुआ था। ठीक है, उसके बाद ये तो चुनाव नहीं जीत पाएगा क्योंकि 50% का कोटा लगा हुआ होता है। यहाँ पे 50% जब तक इनको 50% से ज़्यादा वोट नहीं मिलेंगे ये चुनाव नहीं जीत पाएंगे। यही सेम चीज़ आपके राष्ट्रपति के लिए भी लागू होती है। 50% का कोटा कंप्लीट करते ही चुनाव जीत जाते हैं, लेकिन क्योंकि यहाँ पे इस व्यक्ति को सिर्फ 40% विधायकों ने फर्स्ट प्रायोरिटी में रखा था, बाकी लोगों को यहाँ पे इन्होंने अपनी प्रायोरिटी में अलग अलग पोजीशन दिया होगा। अब हम ये चेक करेंगे कि किस व्यक्ति को सबसे ज़्यादा सेकंड प्रायोरिटी मिला हुआ था। ठीक है, अच्छा ये चेक करेंगे कि बी को किसने किसने अपने सेकंड प्रायोरिटी में रखा हुआ था। मान लीजिए अब हम देखेंगे कि सेकंड प्रायोरिटी में कौन था। तो मान लीजिए यहाँ पे 30% लोगों ने बी को सेकंड प्रायोरिटी में रखा हुआ था। अब ये जो सेकंड प्रायोरिटी वाला जो नंबर है इसको हम यहाँ पे ऐड करते चले जाएंगे। ठीक है, जितने लोगों ने बी को सेकंड प्रायोरिटी पे रखा होगा उसको हम यहाँ पे ऐड करते चले जाएंगे, और बाकी के जो प्रायोरिटी हैं मान लीजिए यहाँ पे सेकंड प्रायोरिटी में 30% बी को मिला हुआ था, 20% ए को मिला था, इसके अलावा 30% किसी दूसरे को मिला था, डी को मिला था। यहाँ पर हम ये देखेंगे कि बी को कितने लोगों ने सेकंड प्रायोरिटी में रखा हुआ था, उसको हम यहाँ पे ऐड करते चले जाएंगे। मान लीजिए अभी भी 50% का कोटा यहाँ पे कंप्लीट नहीं होता है तो फिर एक राउंड की काउंटिंग करेंगे, लेकिन जनरली कभी भी ऐसी नौबत नहीं आती है। फर्स्ट राउंड की काउंटिंग में ही ये कोटा कंप्लीट हो जाता है, और उसके बाद में यहाँ पर जैसे ही इसको 50% से ज़्यादा इसका जो वोट है वो कंप्लीट होगा, वैसे ही हम ये कहेंगे कि बी जो है वो अब चुनाव जीत चुका है। यही प्रोसेस जो है वो राष्ट्रपति के लिए भी लागू किया जाता है। ठीक है, इसी को हम कहते हैं सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। मतलब यहाँ पे जो प्रायोरिटी है उसके हिसाब से इनके वोट जो है वो किसी दूसरे को ट्रांसफर हो सकते हैं। ठीक है, अब इस पूरे सिस्टम में पहली चीज़ याद रखनी है, सिंगल ट्रांसफरेबल कहने का मतलब है कि यहाँ पर सीधे सीधे एक व्यक्ति को वोट नहीं दिए जाते हैं, बल्कि यहाँ पे प्राथमिकता दी जाती है। पहली चीज यहां पे प्राथमिकता दी जाती है। दूसरी चीज, इनके वोट्स ट्रांसफर हो सकते हैं। सामान्य चुनाव से कैसे ये अलग है,
सामान्य चुनाव में हम किसी एक व्यक्ति को वोट देते हैं, एक व्यक्ति एक वोट का कॉन्सेप्ट लगता है। आप जाएंगे एक ईवीएम में एक बटन दबा करके आ जाएंगे, आपका एक वोट उस एक व्यक्ति के लिए चला गया था। या फिर जब बैलेट पेपर होते थे, बैलेट से चुनाव होते थे, किसी एक व्यक्ति के नाम के आगे उसके सिंबल पर थप्पा लगा के आ जाएंगे, सील लगा के आएंगे, उस व्यक्ति को चुनाव आपका वोट चला जाता। लेकिन अब इस केस में क्या होता है, जो सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम है वहां पे क्या होता है, पहली चीज कि यहाँ पे एक वोट का कॉन्सेप्ट नहीं है, यहाँ पे आपको प्राथमिकता तय करनी होती है। तो यहाँ पे हमने प्राथमिकता दे दी, अलग अलग कैंडिडेट को हमने अपनी प्राथमिकता सूची में अलग अलग क्रम दे दिया। दूसरी चीज, अगर मान लीजिए इनको पहले राउंड की काउंटिंग में किसी व्यक्ति को भी बहुमत नहीं मिल पाता है, तो सेकंड राउंड की काउंटिंग के लिए ये जो प्रेफरेंस है वो ट्रांसफर हो सकते हैं। ठीक है, सेकंड प्रेफरेंस जिसको जिसको दिया गया था वो वोट्स वहां पे ट्रांसफर हो सकते हैं अलग अलग लोगों के लिए। इसीलिए इसको कहा जाता है सिंगल ट्रांसफर, आपका अनुपातिक प्रतिनिधित्व, और साथ ही इसको एकल संक्रमणीय मत पद्धति, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। ठीक है, ये दोनों चीज हमको समझ में आ गई है क्या। राज्यसभा मेंबर्स के लिए जो प्रोसेस यूज होता है वही प्रोसेस हमारे राष्ट्रपति के लिए भी यूज किया जाता है। ठीक है, चलिए, लास्ट क्लास में हमने बात किया था अविश्वास प्रस्ताव के बारे में। अविश्वास प्रस्ताव क्या होता है, तो इसको हमने बात किया कि सरकार के खिलाफ जब बहुमत साबित नहीं हो पाता है सदन में, वैसी कंडीशन में उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है ताकि सरकार अपना काम करना बंद कर दे और नई पार्टी की सरकार वहां पे गठित हो सके। अब इस अविश्वास प्रस्ताव को सिर्फ लोकसभा में लाया जा सकता है। ठीक है, एक कॉमन सा पॉइंट है क्योंकि सरकार लोकसभा में गठित होती है। दूसरी चीज, यहां पे कम से कम 50 सदस्यों का समर्थन आवश्यक है। ये 50 सदस्य कहां के होंगे, केवल लोकसभा के होने चाहिए। ठीक है, मंत्री कहां से बनते हैं, लोकसभा से या राज्यसभा, दोनों से बन सकते हैं, लेकिन जो अविश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा वो लोकसभा के 50 सदस्यों के समर्थन से लाया जाएगा। ठीक है, और फिर हमने बात किया, ये शब्द आपको समझ में आ रहा है, मंत्रिपरिषद। मंत्रिपरिषद जो है वो पूरा का पूरा भंग हो जाएगा, त्यागपत्र देना पड़ेगा। इस डायग्राम में मंत्रिपरिषद कौन सा होगा आप बताते चलना मेरे को। ये सबसे बाहर वाला लेयर कौन सा है, ये सांसद के रूप में चुने गए थे। इनमें से कुछ लोगों को क्या बनाया गया था, कुछ लोगों का समूह यहाँ पे क्या कहा जाएगा, मंत्रिपरिषद। ये वाला समूह क्या कहा जाएगा, मंत्रिमंडल। और सबसे अंदर में किचन कैबिनेट। जिस संस्था को हम भंग करने की बात कर रहे हैं वो कौन सी होगी, मंत्रिपरिषद। मतलब उनकी सांसद पद बचा रहेगा, बाकी के पूरे जितने लोग थे वो उनका मंत्री का पद यहाँ पे समाप्त हो जाएगा। किसके द्वारा, अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा। ठीक है, तो जैसे ही अविश्वास प्रस्ताव पारित होगा, सभी के सभी मंत्री, चाहे वो किचन कैबिनेट वाले हों, चाहे आपके कैबिनेट मिनिस्टर वाले हों, वो सभी क्योंकि मंत्रिपरिषद के अंदर आते हैं तो पूरी की पूरी मंत्रिपरिषद समाप्त हो जाएगी, लेकिन इनका सांसद का पद अभी भी बचा रहेगा। ठीक, अब यहीं पे एक और शब्द हमको वैसे पढ़ना चाहिए था, विश्वास प्रस्ताव। इसमें लिखा नहीं गया है। अविश्वास प्रस्ताव के बाद एक शब्द है जो कि सांसद की प्रोसेसिंग में, सांसद के दैनिक कामकाज में एक यूज होता है, विश्वास प्रस्ताव। विश्वास प्रस्ताव का मतलब यह है कि ये अपना बहुमत साबित करना चाहते हैं। कोई भी पार्टी अगर अपना सरकार बनाना चाहती है तो अपने लिए विश्वास प्रस्ताव लेकर के आएंगे। विश्वास प्रस्ताव के फेवर में जितने लोग 50% से ज़्यादा लोग अगर इनको वोट कर देते हैं, हम ये कहेंगे कि वो बहुमत में है और अब बहुमत में होने की वजह से उनको सरकार बनाने का मौका मिलेगा। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे सरकार का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट चीज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है पर एक छोटा सा शब्दावली है यहाँ पे, कुछ संसदीय समितियाँ। जैसे हमने बात किया था कि आपका संविधान सभा बनने के बाद में अलग अलग प्रकार की समिति बनाई गई थी, वैसे ही यहाँ पर भी हर एक वर्ष में या कुछ समय के बाद में किसी विशेष उद्देश्य से कुछ समितियाँ बनाई जाती है जिनको हम कहते हैं संसदीय समिति, किसी विशेष उद्देश्य से। जैसे कि मान लीजिए वित्त विभाग में कोई कामकाज चल रहा है, उसको जांच करने के लिए कोई समिति बनी है। ठीक है, या इसके अलावा कुछ ऐसे लोक महत्व के मुद्दे आते हैं समय समय पर जिनको चेक करने के लिए, जिनके कानूनी होने या ना होने की वैधता को चेक करने के लिए यहाँ पे अलग समितियाँ बनती है। इस तरीके से कई प्रकार की समितियाँ बनती हैं संसद के द्वारा। इनमें से कुछ स्थायी किस्म की होती हैं या हर एक साल इनको बनाया जाता है, और कुछ होती हैं जो उस विशेष मामले के लिए बनाया जाता है।
जो समिति हर साल बनती है या अपने एग्जिस्टेंस में हमेशा रहती है, इसको हम कहते हैं स्थायी समिति या परमानेंट कमेटी, और जो किसी विशेष मुद्दे के लिए बनाई जाती है इनको हम कहते हैं अस्थायी समिति। ठीक है, अस्थायी या तदर्थ समिति या टेम्परेरी कमेटी। स्थायी समिति जो है वो हर एक वर्ष बनाई जाती है किसी निश्चित उद्देश्य से और इनका कार्यकाल निश्चित होता है। अस्थायी समिति आवश्यकता पड़ने पर ही बनाई जाएगी, किसी विशेष उद्देश्य हेतु ही बनाई जाएगी और इनका कार्यकाल निश्चित नहीं होता है, मतलब रिपोर्ट सौंपते ही इनका जो अस्तित्व है वो समाप्त हो जाता है। इनको हम कहते हैं अस्थायी समिति। उसके बाद में स्थायी समिति में से किस प्रकार की समितियां हमेशा अस्तित्व में रहती हैं? तो एक है वित्तीय समिति, विभागीय समिति और जांच समिति। अस्थायी समिति किस प्रकार की होती है? एक होता है प्रवर और एक होता है संयुक्त प्रवर समिति। क्या क्या होता है उसको हम आगे देखेंगे। इसके अलावा एक नाम यहाँ पे याद रखेंगे, संयुक्त संसदीय समिति, ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी। इसमें सबसे पहले संसदीय समिति में स्थायी किस्म की जो समितियां होती हैं उसमें सबसे पहला है वित्तीय समिति, वित्तीय समिति या फाइनेंस कमेटी। इसमें अलग अलग टाइप के कमेटीज हैं जिनके की नाम याद रखिएगा, जिसमें से कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछे जाते हैं। सबसे पहला है प्राक्कलन समिति या एस्टिमेट कमेटी। प्राक्कलन समिति का काम क्या होता है? एस्टिमेशन लगाना कि किसी एक विशेष स्कीम में कितना खर्च होने वाला है। ठीक है, सरकार उससे ज़्यादा बजट का एलोकेशन तो नहीं कर रही है, इस चीज़ को एस्टिमेट करने के लिए, आकलन लगाने के लिए जो समिति बनती है इसको हम कहते हैं प्राक्कलन समिति। सबसे पहले 1950 में इसको गठित किया गया था और इसको हर वर्ष इसको रिन्यू किया जाता है, हर वर्ष इसको गठित किया जाता है। इसके बारे में एक प्रश्न क्या पूछा जाता है कि संसदीय समितियों में सबसे बड़ी समिति कौन सी होती है? नंबर ऑफ मेंबर्स के हिसाब से सबसे बड़ी समिति कौन सी होती है? तो यहाँ पे 30 सदस्य हैं। 30 सदस्यों वाली ये सबसे बड़ी परमानेंट समिति है जिसका नाम क्या है? प्राक्कलन समिति। इससे ज़्यादा सदस्य वाली समिति भी होते हैं, अलग अलग समय पे बनते हैं, पर वो कैसे होते हैं? अस्थायी किस्म के। यहाँ पे एग्जाम में जो पूछा जा रहा है वो स्थायी समिति के बारे में पूछा जा रहा है। सबसे बड़ी स्थायी समिति कौन सी है? प्राक्कलन समिति, जहाँ पे 30 मेंबर्स होते हैं। ठीक है, उसके बाद में इसके सारे मेंबर्स कहाँ से होते हैं? लोकसभा से ही होंगे। सरकारी जो खर्च है, बजट में अगर बताया गया है कि किसी पर्टिकुलर स्कीम के लिए इससे ज़्यादा खर्च होने वाला है तो सरकारी अपव्यय को रोकने के लिए ये क्या करते हैं? कंट्रोल रखते हैं उन आपके मंत्रियों के ऊपर कि इस पर्टिकुलर स्कीम के लिए इतना बजट पर्याप्त हो सकता था पर आपने इससे ज़्यादा बजट एलोकेट किया है, इसीलिए उसको आप कम करिए। ठीक है, ये सब काम किसका है? प्राक्कलन समिति का। नेक्स्ट चीज, इसके अध्यक्ष और उपाध्यक्ष कहां से होंगे? तो सत्ता पक्ष से। सत्ता पक्ष मतलब जो भी सरकार बना चुकी है उसी पार्टी के यहाँ पे अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होंगे। इसके अलावा जो भी मंत्री हैं वो इसके सदस्य नहीं होंगे। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के सांसद के सामान्य एमपी, सामान्य मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इसके सदस्य होंगे। कोई भी मंत्री इस समिति का सदस्य नहीं बन सकता है। प्राक्कलन समिति में कोई भी मंत्री यहाँ पे शामिल नहीं होगा। उसके बाद में एक समिति है लोक लेखा समिति, पब्लिक अकाउंट कमेटी। पब्लिक अकाउंट कहने का मतलब है कि जैसे पब्लिक सर्विस, पब्लिक सेक्टर के जो कंपनीज हैं उनके अकाउंट्स को मैनेज करने के लिए जो समिति है उसको हम कहते हैं लोक लेखा समिति। जैसे कि कुछ महारत्न हमने पढ़े थे, सेल, गेल, भेल, इस तरीके के। इनमें जो पैसों का जो ट्रांजैक्शन है उसको कंट्रोल में रखने के लिए लोक लेखा समिति बनाई गई है। संसद की सबसे पुरानी समिति है। ठीक है, 1921 से काम कर रही है। इसके जो मेंबर्स हैं कहाँ से चुन करके आते हैं? तो लोकसभा से मैक्सिमम 15 हो सकते हैं, राज्यसभा से मैक्सिमम 7 हो सकते हैं। इस तरीके से टोटल मैक्सिमम 22 मेंबर्स का ये समूह हो सकता है। ठीक, उसके बाद में यहाँ पे जो अध्यक्ष है वो सत्ताधारी पक्ष से होंगे और उपाध्यक्ष कहाँ से होंगे? यहाँ पे विपक्ष से। ठीक, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष में अध्यक्ष कहाँ से है? सत्ता पक्ष से, और उपाध्यक्ष यहाँ पे विपक्ष से होंगे। इसके बाद में सीएजी की रिपोर्ट की समीक्षा करते हैं। सीएजी क्या होता है इसको हम आगे पढ़ेंगे। वैसे इसका पूरा नाम क्या होता है सीएजी का? कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। इनका काम क्या होता है? सर वो जो क्या बोलते हैं पब्लिक सेक्टर जितने भी वो है कंपनी है उनकी ऑडिटिंग करने का काम होता है। ठीक है, उनका लेखा जोखा। अभी जैसे वो क्या बोलते हैं हाईवे वाला जो 252 करोड़ वाला बना, हाँ, उसका रिपोर्ट मतलब ये चेक करके कि वाकई में जहाँ जहाँ खर्च होना था वहीं पे हुआ है या फिर खर्च अवैध तरीके से किए गए हैं, इसकी जांच कौन करता है? सीएजी। तो ये अपनी रिपोर्ट बनाएंगे और खर्च की पूरी समीक्षा करने के बाद उसकी जो जांच रिपोर्ट है वो सौंपेंगे आपके लोकसभा अध्यक्ष को। ठीक है, तो ये क्या कर रहे हैं? सीएजी के द्वारा लोक लेखा समिति क्या करती है? खर्चों पर कंट्रोल रखने का प्रयास करती है। उसके बाद एग्जाम का एक फेमस क्वेश्चन है कि इनमें से किस किस समिति को जुड़वां बहनें कहा जाता है?
ठीक है, या संसद की आंख और कान कहा जाता है। तो प्राक्कलन समिति और लोक लेखा समिति, इन दोनों को कंबाइंड रूप से हम क्या कहते हैं, जुड़वा बहनें। ठीक है, सिबलिंग्स, जुड़वा बहनें ना, सिबलिंग्स ना कहें, इनको हम क्या कहते हैं, ट्विन सिस्टर्स। अब प्राक्कलन समिति और लोक लेखा समिति, इन दोनों को मिला करके हम कहते हैं ट्विन सिस्टर्स। अब एक चीज थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है, जैसे कि लोक लेखा समिति और एक जो नेक्स्ट समिति हम पढ़ने वाले हैं, सार्वजनिक उपक्रम समिति, दोनों में ही 22-22 मेंबर्स हैं। तो कायदे से इन दोनों को ट्विन सिस्टर्स कहना चाहिए था। ठीक है, यहाँ पे 22 मेंबर्स हैं, यहाँ पे 22 मेंबर्स हैं, पर इनको न कह करके किनको कहा जाता है, लोक लेखा समिति और प्राक्कलन समिति। यहाँ पे 22 मेंबर्स हैं, यहाँ पे कितने हैं, 30 मेंबर्स। इन दोनों को कंबाइंड रूप से जुड़वा बहनें कहा जाता है, प्राक्कलन समिति और लोक लेखा समिति को। नेक्स्ट हमारे जो इंपॉर्टेंट परमानेंट कमेटी है उसका नाम है सार्वजनिक उपक्रम समिति, पब्लिक अंडरटेकिंग कमेटी। सार्वजनिक उपक्रम जितने भी हैं वहां पे होने वाले आय व्यय का लेखा जोखा रखते हैं, इसको हम कहते हैं सार्वजनिक उपक्रम समिति। यहाँ पे टोटल 22 मेंबर्स हैं और इनका स्ट्रक्चर बिल्कुल ऐसा ही है, 15 लोकसभा से और मैक्सिमम 7 राज्यसभा से हो सकते हैं। उसके बाद कुछ टेम्परेरी कमिटीज हैं, जिनमें एक है प्रवर एवं संयुक्त प्रवर कमेटी। जब भी कोई कानून बनाने की प्रक्रिया होती है तो हमने पढ़ा था अलग अलग तरीके के वाचन होते हैं। ठीक है, 3 वाचन होते हैं। ठीक है, लोकसभा में भी 3 वाचन होंगे, राज्यसभा में 3 वाचन होंगे, फिर दोनों अपने अपने स्तर पर साइन करेंगे, बहुमत सिद्ध करेंगे, उसके बाद राष्ट्रपति के पास चले जाते हैं। तो यहां पर जब भी कोई कानून बनाने की प्रक्रिया चल रही होगी तो सेकंड वाचन का जो फेज होगा वहां पर प्रवर समिति और संयुक्त प्रवर समिति का गठन किया जाता है। ठीक है, सेकंड राउंड का जब रीडिंग चल रहा होता है हमारे किसी भी ड्राफ्ट के ऊपर में, उस समय यहाँ पे प्रवर और संयुक्त प्रवर समिति का कह सकते हैं कि जरूरत पड़ता है। ये क्या करते हैं, अच्छा ये टेम्परेरी हैं, ठीक है, अपना रिपोर्ट सौंपेंगे और वापस इनका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। जितने भी विधेयक वहां पे लाए गए थे उनको चेक करना, क्रॉस चेक करना कि वो कानूनी रूप से वैध है या नहीं है, उन सभी की रिपोर्ट क्या करना, अपना अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को, जहां पे जैसा स्ट्रक्चर है, अगर लोकसभा में है तो अध्यक्ष को और राज्यसभा में है तो आपके सभापति को, ये अपनी रिपोर्ट सौंपेंगे, फिर इनका काम खत्म हो जाता है, इनका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। ठीक, बात करें कि प्रवर समिति क्या होती है, तो ये केवल एक सदन के लिए, मतलब केवल और केवल लोकसभा या राज्यसभा के लिए इंडिविजुअली गठित हो जाएगी। और संयुक्त प्रवर क्या होती है, कुछ ऐसे मामले जो कि लोकसभा राज्यसभा दोनों के सांसद मेंबर अगर इसमें शामिल हैं, ऐसे समिति को हम क्या कहते हैं, संयुक्त प्रवर समिति। इंडिविजुअली किसी एक हाउस के लिए अगर बन रहे तो मेंबर्स कितने हो सकते हैं, मैक्सिमम 30। संयुक्त प्रवर समिति में दोनों को मिला करके कितने मेंबर्स हो सकते हैं, 45 मेंबर्स हो सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे कोई एक विशेष रूप से अगर कोई विधेयक आता है, कोई बिल आता है, उस पर डिस्कशन के लिए जो समिति बनती है इसको कहा जा रहा है प्रवर समिति या संयुक्त प्रवर समिति। एक है प्रवर समिति और एक है संयुक्त प्रवर समिति। प्रवर समिति किस में बन रही है, लोकसभा में या राज्यसभा में, दोनों में से किसी भी हाउस में बनती है, जबकि संयुक्त प्रवर समिति लोकसभा प्लस राज्यसभा में फॉर्म की जाएगी। लोकसभा या राज्यसभा में जब बनेगी तब कितने मेंबर्स हो सकते हैं, यहाँ पे 30 और यहाँ पर 45, मैक्सिमम संख्या की बात की जा रही है। ठीक है, यहाँ पे मैक्सिमम 45 मेंबर्स हो सकते हैं। उसके बाद है एक नेक्स्ट कमेटी है संयुक्त संसदीय समिति, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी। ये कब बनाए जाते हैं, तो किसी राष्ट्रीय महत्व के मुद्दे होते हैं, ऐसे कंडीशन में ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी का गठन किया जाता है। यहाँ पर सदस्यों की संख्या निश्चित नहीं है, मैक्सिमम इसमें 45 सदस्य हो सकते हैं और यहाँ पे कुल 5 बार अभी तक ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी का गठन किया जाता है। जब कोई बहुत बड़ा घोटाला सामने आता है तो उस पूरे घोटाले की जांच करने के लिए जनरली ये पार्लियामेंट्री कमेटी बैठाई जाती है। ठीक है, इनमें अभी तक कौन कौन से कमेटी बैठी हैं, तो यहाँ पे 5 बार ऐसे मौके आए हैं जब ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बैठाए गए थे। ये इन 5 का नाम दिया गया है। वैसे जनरली यहाँ से क्वेश्चन पूछता नहीं है, आप चाहें तो सिर्फ अपने नॉलेज के लिए इसको याद रखेंगे कि कौन कौन से घोटाले हुए थे, बड़े घोटाले हुए थे जिसमें कि ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बैठाए गए थे। ठीक है, तो हमारे लिए काम के क्या क्या चीज़ें हैं, सबसे पहला, संसद में जब कार्यवाही के दौरान ऐसे कुछ मौके आते हैं जब हमें कुछ समितियों की आवश्यकता होती है। कुछ ऐसी समितियां हैं जो कि हर साल बनाई जाती हैं, इनको हम कहते हैं स्थायी। कुछ ऐसे हैं जो कि जरूरत पड़ने पर किसी विशेष केस के लिए, किसी विशेष मुद्दे के लिए बनाई जाती है, इनको हम कहते हैं अस्थायी या टेम्परेरी। स्थायी में कौन कौन सी है,
कुछ है जो फाइनेंशियल डिपार्टमेंट के लिए है, इनको हम कहते हैं वित्तीय समिति। कुछ है जो किसी डिपार्टमेंट के स्पेसिफिक किसी कानून को लेकर के हैं, इनको हम कहते हैं विभागीय समिति। और अब कुछ है जो कि केवल और केवल किसी विशेष मुद्दे को जांच करने के लिए, उसके इंस्पेक्शन के लिए बनाए जाते हैं, इनको हम कहते हैं जांच समिति। यहाँ पर केवल हमारे लिए वित्तीय समितियाँ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें से एक है आपका प्राक्कलन समिति, इसके अलावा एक है लोक लेखा समिति, एक है आपका सार्वजनिक उपक्रम समिति। और उसके बाद में जो अस्थायी किस्म के उसमें है प्रवर और संयुक्त प्रवर, इसके अलावा संयुक्त संसदीय समिति। अब इन समितियों के बारे में थोड़ा सा इसको समराइज कर लेते हैं। सबसे पहले संसद है। संसद में आपके लोकसभा प्लस राज्यसभा दोनों है, दोनों में ही अलग अलग समय पे कार्रवाई चल रही होती है। ये जो कार्रवाई होती है इसको हम सत्र के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो संसद में कुल कितने सत्र चलते हैं? 3 सत्र चलते हैं। 3 ही सत्र चलने जरूरी है क्या? संसद में केवल 3 ही सत्र चलने जरूरी है क्या? वैसे हमने पढ़ा था कौन कौन से सत्र होते हैं। शीत सत्र होता है, बजट सत्र होता है, फिर मानसून सत्र होता है। इसके अलावा भी कोई सत्र हो सकता है क्या? ठीक है। अब संसद में यह बताया गया है कि मिनिमम 3 सत्र चलने ही चाहिए थे, इसके अलावा कितने भी ऐड हो सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा चाहें तो जरूरत पड़ने पर हम कुछ एक्स्ट्रा सेशन यहां पे ऐड कर सकते हैं, ठीक। लेकिन कंडीशन क्या है कि कोई भी 2 सत्र के बीच में मैक्सिमम कितना ड्यूरेशन हो सकता है गैप? मैक्सिमम 6 माह का ड्यूरेशन गैप हो सकता है। उसके बीच में आपको एक सेशन कंडक्ट करवाना जरूरी है। एक सेशन में कितनी बैठकें होनी तय है क्या? कितनी बैठक होगी? इसमें कोई भी नंबर्स नहीं बताए गए हैं। चाहे तो एक बैठक करके एक सेशन कंप्लीट कर लें, या फिर अलग अलग डेट्स में कुछ नंबर ऑफ बैठक करके यहाँ पे एक सेशन कंप्लीट किए जा सकते हैं, ठीक। उसके बाद जब यहाँ पे संसद में कार्रवाई की बात होती है, संसद का सत्र चल रहा है, ऐसे कंडीशन में सत्र चलने के दौरान कुछ मुद्दे हो सकते हैं जिसमें हमें कुछ एक्सपर्टीज की जरूरत पड़े, कुछ एक्सपर्ट हेल्प की जरूरत पड़े। ऐसी कंडीशन में अगर हमको यहाँ पे एक्सपर्ट हेल्प की जरूरत पड़ती है, उस कंडीशन में यहाँ पे कुछ समितियां बनाई जाती हैं जो सिर्फ उस विशेष मुद्दे को ही देखे और उस पर अपना कह सकते हैं कि अपना निर्णय प्रस्तुत करें। तो ये जो समितियां हैं वो कितने प्रकार की हैं? एक तो है टेम्परेरी टाइप की, एक है आपके परमानेंट टाइप की, और दूसरे टेम्परेरी टाइप के। एक है परमानेंट टाइप के और एक है टेम्परेरी टाइप के। परमानेंट वाले जो हैं वो हर साल बनाए ही जाते हैं, और दूसरे हैं टेम्परेरी टाइप के, केवल कुछ मुद्दों पर ही, कुछ समय जब कोई ऐसा मुद्दा आता है जहां पर हमको एक समिति की आवश्यकता है, केवल उसी समय वो समिति बनाई जाएगी। परमानेंट जो कमिटीज़ है उनमें कौन कौन सी समितियां हैं जो हमने पढ़े हैं? तो सबसे पहले कौन सा था? वित्तीय समिति। दूसरा कौन सा था? विभागीय समिति। और तीसरा कौन सा था? जांच समिति। इसमें से विभागीय और जांच समिति में से ज़्यादा प्रश्न पूछा नहीं जाता, इसको हम अगर छोड़ दें तो हमारे पास वित्तीय समितियों में कौन कौन से वित्तीय समितियां हैं? सबसे पहला कौन सा था? प्राक्कलन समिति या एस्टिमेट कमेटी। कोई काम करने से पहले हम एस्टिमेट लगाते हैं ना, कि मान लो घर बनवा रहे हैं तो हमारा एस्टिमेट है कि 10 लाख में घर बन जाएगा। अगर हम दूसरे का घर बनवा रहे हैं तो हम पता चला 20 लाख का घर बनवा दिए, जो घर मालिक है वो आएगा, अरे भाई ये घर तो 10 लाख 12 लाख में बन सकता था, आपने 20 लाख का बजट बना दिया है। तो इस तरीके से उस किसी काम को करने के लिए जो एस्टिमेशन लगाया जाता है उस समिति को हम कह रहे हैं यहाँ पे एस्टिमेट कमेटी या प्राक्कलन समिति। दूसरा कौन सा था? लोक लेखा समिति, पब्लिक अकाउंट कमेटी। तीसरा कौन सा है? सहकारी उपक्रम समिति, सरकारी उपक्रम समिति, पब्लिक अंडरटेकिंग कमिटीज, ठीक है। तो ये 3 प्रकार की समितियां हैं जो कि आपके परमानेंट टाइप की कमिटीज हैं। प्राक्कलन समिति या एस्टिमेट कमेटी में कितने मेंबर्स होते हैं? 30 मेंबर्स होते हैं। टेम्परेरी है या परमानेंट है? परमानेंट मेंबर्स होते हैं, ठीक है। 30 मेंबर्स यहाँ पे परमानेंट हैं। कौन से हाउस से होंगे? केवल और केवल लोकसभा से मेंबर हो सकते हैं, ठीक। उसके बाद में लोक लेखा समिति, पब्लिक अकाउंट कमेटी, यहाँ पे कितने मेंबर्स होंगे? 22 मेंबर हो सकते हैं। कहाँ कहाँ से? लोकसभा से 15, राज्यसभा से मैक्सिमम 7। लोकसभा और राज्यसभा को मिला करके 15 और 7 मेंबर होंगे, टोटल 22 मेंबर हो सकते हैं। सहकारी उपक्रम या पब्लिक अंडरटेकिंग में कितने हो सकते हैं? 22 है, ये भी बिल्कुल सेम है, ठीक। उसके बाद में
ठीक, उसके बाद में हमने बात किया था कुछ टेम्परेरी कमिटीज़। टेम्परेरी कमिटीज़ में एक शब्द हमने पढ़ा था तदर्थ समितियां, और एक था आपका कौन सा, एक शब्द हमने पढ़ा था कौन सा, प्रवर और संयुक्त प्रवर। टेम्परेरी को कहा जाता है तदर्थ समिति। टेम्परेरी का मतलब है यहाँ पे तदर्थ समिति। तदर्थ समितियों में सबसे पहला था आपका प्रवर और संयुक्त प्रवर, और दूसरा क्या था, संयुक्त संसदीय समितियां। तदर्थ या टेम्परेरी के अंदर दो टाइप की हम समितियों के बारे में हम पढ़ रहे थे। कौन सा, सबसे पहला प्रवर समिति और संयुक्त प्रवर समिति, और दूसरा है ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमिटीज। प्रवर समिति कहाँ पे बनाई जाती है, लोकसभा या राज्यसभा में किसी विशेष मुद्दे को लेकर के, या तो राज्यसभा में बना सकते हैं या फिर लोकसभा में बना सकते हैं। संयुक्त प्रवर लोकसभा और प्लस राज्यसभा को मिलाकर के अगर दोनों के बीच में कुछ मुद्दे हैं, इसको चर्चा करने के लिए संयुक्त प्रवर समिति बनाई जाएगी, जो कि दोनों के मेंबर्स यहाँ पे शामिल होंगे। यहाँ पे नंबर ऑफ मेंबर्स फिक्स हैं क्या, कितने हो सकते हैं प्रवर में, 30 मेंबर। यहाँ पे कितने हो सकते हैं, 45 मेंबर हो सकते हैं। ठीक, उसके बाद में ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, ये जनरली किसी बड़े मुद्दे, बड़े लोक महत्व के मुद्दे पर चर्चा के लिए बनाए जाते हैं, जनरली बड़े घोटाले के लिए बनाए जाते हैं। ऐसे केस में सबसे पहले यहाँ पे नंबर ऑफ मेंबर्स फिक्स हैं क्या, कितने सदस्य होंगे यहाँ पे फिक्स हैं, यहाँ पे सदस्यों की संख्या तय नहीं है, कितने सदस्य होंगे इसकी संख्या फिक्स नहीं है। कौन से हाउस से होंगे, ये जो मेंबर्स हैं वो लोकसभा और राज्यसभा दोनों को मिलाकर के हो सकते हैं। ठीक है, ये कुछ बड़े मुद्दों की जांच करने के लिए होते हैं, बड़े घोटालों की जांच करने के लिए होते हैं। ये हो गए आपके कुछ महत्वपूर्ण समितियां। चलिए, कुछ मिसलेनियस पॉइंट्स हैं लोकसभा राज्यसभा के बारे में, जैसे कि राज्यसभा की शक्तियां कहां कहां पर हैं। तो संविधान में संशोधन के लिए लोकसभा के साथ ही राज्यसभा से इसको अलग से पास होना जरूरी है। कुछ ऐसे मौके होते हैं जहां पे हम देखते हैं कि राज्यसभा की जो है बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, उसकी शक्तियां जो है वहां पे कम होती है, कुछ समय तक रोक कर रख सकते हैं, उसके बाद में पास होना ही होना वहां से। लेकिन संविधान संशोधन के केस में लोकसभा से इंडिविजुअली पास होगा और फिर राज्यसभा जाएगा, वहां पे इंडिविजुअली पास होना जरूरी है। उसके बाद में इनकी जो शक्तियां हैं उनमें एक महत्वपूर्ण शक्ति क्या है, राष्ट्रपति के निर्वाचन में, राष्ट्रपति का जब निर्वाचन होगा तो लोकसभा और राज्यसभा जो है वो इक्वली इंपॉर्टेंट होंगे, दोनों ही बराबर रूप से महत्वपूर्ण होंगे। नेक्स्ट है साधारण विधेयक के केस में ये बिल को कितने समय तक रोक सकते हैं, 6 माह तक रोक सकते हैं, और धन विधेयक के केस में 14 दिन तक रोक सकते हैं। वित्त विधेयक को कितने दिन रोक सकते हैं, 6 माह तक रोक सकते हैं। याद रखिएगा, वित्त विधेयक का प्रपोजल धन विधेयक की तरह होता है, मतलब इसको लोकसभा से शुरू किया जाएगा, लेकिन बाकी का पूरा प्रोसेस किसके जैसा है, साधारण विधेयक के जैसा है। ठीक है, इसको 6 माह तक रोक सकते हैं। उसके बाद में एक और हमने पढ़ा था संविधान संशोधन विधेयक। संविधान संशोधन विधेयक, ये यहाँ पे संविधान संशोधन के बारे में याद रखेंगे, ये इक्वली इंपॉर्टेंट है। संविधान संशोधन में लोकसभा और राज्यसभा दोनों से ही इंडिविजुअली उस बिल को पास होना जरूरी होगा। ठीक, उसके बाद में राज्यसभा की कुछ विशेष शक्तियां जो कि लोकसभा को प्राप्त नहीं है, तो यहां पे याद रखिएगा उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए जो प्रस्ताव लाएंगे, कहां पर लाया जाएगा, इसको केवल और केवल राज्यसभा में लाया जाएगा। राष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव कहां लाएंगे, दोनों में से कहीं पर भी ला सकते हैं, लोकसभा में भी राज्यसभा में भी। उसके बाद में कुछ ऐसी शक्तियां जो केवल राज्यसभा को प्राप्त है, उसमें सबसे पहला था यहाँ पे आपके उपराष्ट्रपति को हटाने की शक्ति। दूसरा है राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने की शक्ति। ठीक है, राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने की जो शक्तियां हैं वो भी राज्यसभा के द्वारा प्रारंभ की जाएंगी। उसके बाद में आर्टिकल 312, आर्टिकल याद नहीं रखेंगे, सिर्फ याद रखिएगा कि कुछ अखिल भारतीय सेवाएं हैं, ऑल इंडिया सर्विसेज हैं, इनमें कुछ नए सर्विसेज को अगर ऐड करना है तो इसका जो प्रस्ताव है वो भी कहां से शुरू होगा, राज्यसभा से। टोटल कितने अखिल भारतीय सेवाएं हैं, वर्तमान में कितने अखिल भारतीय सेवाएं हैं, यूपीएससी के द्वारा कुछ एग्जाम्स करवाए जाते हैं,
उसी एग्जाम में जो सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम है, जिसको कि हम एक्चुअली में आईएएस के एग्जाम के नाम से जानते हैं, ठीक है, उस आईएएस के एग्जाम में, उस यूपीएससी के उस एग्जाम में 3 टाइप के पोस्ट है जिसको कि अखिल भारतीय सेवाएं कहा जाता है। कौन कौन से? आईएएस, दूसरा है आईपीएस और तीसरा आईएफएस, इंडियन फॉरेन सर्विस है या फॉरेस्ट सर्विस है? फॉरेस्ट सर्विस है, ठीक है, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। अब क्योंकि इनकी पोस्टिंग भारत भर में कहीं भी हो सकती है, इसीलिए इसको ऑल इंडिया सर्विसेज कहा जाता है, अखिल भारतीय सेवाएं। मान लीजिए इनमें से कुछ और कुछ नए पद हैं जिनको कि ऐड करना है, इनको ऐड करने की जो पावर है वो कहाँ पे होंगी? राज्यसभा के पास होंगी। हालांकि उसको लोकसभा से पास होना जरूरी होगा, लेकिन इस प्रस्ताव का शुरुआत कहाँ से होगा? केवल और केवल राज्यसभा से, ठीक है। तो राज्यसभा की कुछ सामान्य शक्तियां हैं जिसमें हमने बात किया, संविधान संशोधन के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट होंगे लोकसभा राज्यसभा, राष्ट्रपति के निर्वाचन में दोनों का बराबर महत्व होगा, साधारण विधेयक को 6 माह तक रोक सकते हैं, धन विधेयक को 14 दिन तक रोक सकते हैं, वित्त विधेयक इसका पास होना बिल्कुल वैसे ही जैसे कि साधारण विधेयक, सिर्फ लाने के केस में इसको वैसे ही लाया जाएगा जैसे कि धन विधेयक को लाते हैं, ठीक। कुछ ऐसी शक्तियां हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ राज्यसभा को प्राप्त हैं। उनमें सबसे पहला है उपराष्ट्रपति को हटाने का जो प्रस्ताव है वो राज्यसभा से शुरू होगा। राज्य सूची के विषय पे कानून बनाने की शक्ति उपराष्ट्रपति आपके राज्यसभा को होगी। और तीसरा है अखिल भारतीय सेवाओं को नए अखिल भारतीय सेवा जोड़ने के लिए जो प्रस्ताव है वो कहाँ पे लाया जाएगा? सबसे पहले राज्यसभा में लाया जाएगा। उसी तरीके से लोकसभा के पास भी कुछ विशेष शक्तियां हैं, जैसे कि धन विधेयक सबसे पहले कहाँ पे लाया जाता है? लोकसभा में। वित्त विधेयक सबसे पहले कहाँ पे लाया जाएगा? लोकसभा में। लोकसभा लाया जाएगा सबसे पहले लोकसभा में, लेकिन बाकी जो इसका पूरा प्रोसेस है वो सामान्य विधेयक की तरह होगा, ठीक है। उसके बाद में संयुक्त अधिवेशन का जो पूरा प्रोसेस है किसके नियमन के हिसाब से चलेगा? लोकसभा के हिसाब से। राष्ट्रीय आपातकाल जब हम आपातकाल पढ़ेंगे वहां पे ये पढ़ने को मिलेगा कि राष्ट्रीय आपातकाल को हटाने का प्रस्ताव कहां पे लाया जाएगा? सबसे पहले लोकसभा में। उसके बाद में पूरे संसद के जो मेंबर हैं, जितने भी मेंबर हैं, चाहे वो लोकसभा से हों या चाहे राज्यसभा से हों, जितने भी संसद के सदस्य होंगे इनके पास कुछ विशेष अधिकार होंगे। इनको हम कहते हैं संसदीय विशेषाधिकार। जैसे कि संसद के जो जितने भी सदस्य हैं, अगर संसद में कुछ अनाप शनाप बात कर देते हैं तो इसके लिए उनको किसी भी कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। संसद के कैंपस के अंदर वो कुछ भी बात करें, इसके लिए उनके खिलाफ कहीं पे भी कार्रवाई नहीं की जा सकती है। दूसरी चीज़ है उनकी गिरफ्तारी के बारे में। अगर संसद का सत्र चल रहा है तो संसद सत्र शुरू होने से 40 दिन पहले और 40 दिन खत्म होने के 40 दिन बाद तक इनको किसी भी दीवानी मामले का मतलब है पैसों के लेन देन से संबंधित मामले या संपत्ति से संबंधित कोई मामले हैं, इनको किसी भी दीवानी मामले में गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। उसके बाद है फौजदारी मामले अगर हैं तो अध्यक्ष की अनुमति से ही इनको गिरफ्तार किया जा सकता है। और यहाँ पर लिखा नहीं है, एक पॉइंट याद रखिएगा, इनको कभी भी संसद के कैंपस से गिरफ्तार नहीं किया जाता। किसी भी सांसद को संसद के कैंपस से गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है, ठीक है। मतलब कोई व्यक्ति चाहे तो हत्या करके संसद के कैंपस में अगर बैठ गया है तो अपना कार्यकाल खत्म हुए बिना उसको गिरफ्तार नहीं नहीं कर पाएंगे, ठीक है, ठीक। अब संसदीय विशेषाधिकार में 2-3 पॉइंट जो आपने पढ़े, अपनी किसी भी बात के लिए, किसी भी बयान के लिए उत्तरदायी नहीं होंगे न्यायालय में। दूसरी चीज, जो क्वेश्चन पूछा जाता है, अगर कोई सेशन चल रहा है, मान लीजिए बजट सेशन चल रहा है, तो सेशन शुरू होने के 40 दिन बाद तक और 40 दिन पहले तक और सेशन खत्म होने के 40 दिन बाद तक इनको किसी भी दीवानी मामले में गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट चीज है, किसी फौजदारी मामले में, आपराधिक मामले में अध्यक्ष की अनुमति के बिना इनको गिरफ्तार नहीं कर सकते हैं, ठीक है। चलिए बाकी का नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं। अच्छा, आप लोग